आदित्य के ऐसा कहते ही वीर हैरान और परेशान दोनों ही जाता है। वह तुरंत कीर्ति को उतारते हुए कीर्ति से पूछता है कि आन्या कहाँ है। कीर्ति पहले तो हैरान हो जाती है कि अचानक वीर को क्या हुआ जो ऐसे पूछ रहा है, पर ज्यादा ना सोचते ही वह बोलती है दी को मैं भी कब से खोज रही थी क्योंकि वह अभी तक चेंजिंग रूम में नहीं आई और वैसे ही कहीं चली गई हैं। तभी वीर किसी को कॉल करता है, तभी एक दो बॉडीगार्ड वहां पर आते हैं। वो कीर्ति को वहां से ले जाने के लिए बोलते हैं और सेफली घर छोड़ने के लिए बोलते हैं। कीर्ति बोलती है हुआ क्या है वीर? वीर हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, आप घर पर जाएं। तभी कीर्ति दी कोई मुसीबत में है क्या? वह आदित्य राजवंश की वाइफ है, उन्हें कोई भी छू नहीं सकता, बस आप निश्चिंत से घर जाए। ये बोल उसके माथे को चूम लेता है। कीर्ति वीर से कुछ नहीं पूछती और वह उस बॉडीगार्ड के साथ चली जाती है क्योंकि उसे आदित्य और वीर पर दोनों पर भरोसा था। आदित्य वहां से निकल चुका था। उधर वीर भी सारे सीसीटीवी कैमरा को रूम में जाकर वहां पर चेक करने लगता है, पर उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तभी वह वीडियो देखते देखते अचानक एक जगह पर रुकता है जहां पर आन्या पानी पीती है और थोड़ी ही देर में उठकर अपना सर पकड़ते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है। तभी वीर तुरंत वॉशरूम का वीडियो चेक करता पर वहां का कैमरा मिस होता है। वीर अपना सर को पकड़ते हुए मतलब आन्या को पानी में कुछ मिलाकर पिलाया गया है। वे तुरंत प्रिंसिपल को अपने पास बुलाता है और उस फोटो को दिखाते हुए पूछता है मुझे इससे मिलना है। प्रिंसिपल ज्यादा सवाल नहीं करता है और वो उस ड्रेस कोड के देख वह वीर से बोलता है ये तो हमने जिस कैटरिंग को आज के फंक्शन के लिए बुलाया था वहां का वेटर लगता है। तभी कुछ देर बाद उस कैटरिंग का मालिक वहां पर आता है। वीर उससे उस वेटर के बारे में पूछता है तो वह आदमी सर हमें नहीं पता ये कौन है, ये हमारा आदमी नहीं लगता। तभी वीर गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए तुझे नहीं पता तो किसे पता होगा, आखिर यह है कौन और अचानक तुम्हारी कैंटीन का वेटर कैसे बन सकता है। तभी उस आदमी के पैरों पर एक गोली आकर लगती है। गोली की आवाज सुन वहां पर बाहर खड़े लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। शो तो कब का खत्म हो चुका था, पर अभी भी लोग बाहर जाने की तैयारी में थे। वो कैटरीन का मालिक जमीन पर गिर जाता है और अपना पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है क्योंकि उसके पैर में गोली मारी गई थी। सभी सामने देखते हैं तो अधीरा वहां पर खड़ा होता है। अधीरा की पर्सनैलिटी देख और उसके हाथों में इतनी बड़ी बंदूक देख एक पल के लिए वहां पर खड़े प्रिंसिपल और सभी लोग डर जाते हैं। वह जाकर अपने पैर से उस आदमी को एक लात मारते हुए पूछता है अब अपना मुंह खोलेगा या फिर तुझे मैं नर्क के दर्शन कराओ। वह आदमी रोते चिल्लाते हुए हमें माफ कर दो, हम बताते हैं ये बोल वह बोलता है हमें एक आदमी की कॉल आई थी और उसने अपने 4 आदमी को इस फंक्शन में रखने के लिए बोला था और साथ में मुंह मांगी रकम भी दिया था। उसका बस ये कहना था कि वह चाहता है कि उसके आदमी कुछ समय के लिए उसका वेटर का काम करें। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगा और साथ में पैसे भी मिल रहे थे तो मैंने उसे अपॉइंट कर लिया। इतने बड़े फंक्शन में मुझे भी और वेटर की जरूरत थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अधीरा उसे एक लात मारते हुए तुझे कोई फ्री का वेटर दे रहा है, ऊपर से तुझे पैसे भी दे रहा है, तुझे ये बात खाट की नहीं, ये कह उसके ऊपर एक और पंच मारता है। वह आदमी जमीन पर निढाल होकर गिर जाता है। अधीरा उसके जेब से टटोलकर मोबाइल निकालता है और उसे दिखाते हुए बोलता है बता किस नंबर से तुझे कॉल आया था। वह आदमी बड़ी मुश्किल से उसमें से नंबर अधीरा को दिखा देता है। अधीरा नंबर लेते ही वीर को देता है। वीर और अधीरा वहां से तुरंत वहां से निकल जाता है। वही कुछ देर बाद आदित्य अपना कार चलाते हुए वहां से जा रहा था। कार की स्पीड इतनी थी कि कोई भी देखकर ही समझ जाए कि या तो इस इंसान को मरना है या कहीं जल्द से जल्द पहुंचना है। आदित्य की आंखें इस समय आग बरसा रही थी। वीर उस नंबर का लोकेशन आदित्य को सेंड कर देता है और खुद भी वहां से अधीरा के साथ निकल जाता है। अर्जुन वहां पर नहीं होता है। वही अधीरा आसमा के पीछे भी अपने 2 बॉडीगार्ड लगाकर भेज दिया था और उसे सैफली घर भेजने को बोला था। वह उससे मिलने जाने वाला ही था, तब तक उसे आदित्य का कॉल आ जाता है और उसे आन्या की मिसिंग की बात बताता है और तुरंत गुनहगार को पकड़ने के लिए बोलता है।
क्योंकि आदित्य इस समय ऑफिस में था और ऑफिस और कॉलेज 1 घंटे की दूरी पर एक रात के 12 बजे बज चुके थे। आदित्य उस लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां एक खाली मैदान था, उसे वहां पर कुछ नहीं दिखता और उसके आगे का कोई लोकेशन भी नहीं दिख रहा था। तभी वीर और अधीरा भी वहां पर पहुंचते हैं। आदित्य गुस्से में वही रखे पत्थर पर अपना पैर जोर से मारते हुए बोलता है, डैम, ये हमें ट्रैक किया गया है। जल्द से जल्द पता करो। आन्या कहा है अपनी टीम को चारों तरफ इस एरिया में फैला दो। वो यही कही है, तुम जो कोई भी हो, यदि उसे एक खरोच भी आई थी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वह कुछ सोचने लगता है। वहीं कुछ दूर पर एक मीडियम साइज का घर था। उसमें एक आदमी जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, आदित्य सिंह राजवंश, तू मुझे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा और जब तक ढूंढेगा तब तक तेरी बीवी मेरी हो चुकी होगी। ऊप्स, तेरी बीवी तो पहले भी मेरी हो चुकी है। बस काफी लंबे समय बाद हम दोनों का फिर से मिलन होगा। ये बोल वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसी के सामने एक और आदमी बैठा हुआ था और वह अपना लार टपकाते हुए बोलता है, साहब, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। वह शख्स जिसके चेहरे पर एक मास्क लगा था वह बोलता है, हाँ बोलो। तभी वह आदमी जो कि वही वेटर था वह बोलता है, साहब, बड़ी मेहनत से मैंने उसे यहाँ पकड़ कर लाया है। क्या मुझे भी थोड़ा प्रसाद मिल सकता है? फिर अपना गर्दन पर हाथ रख। वह क्या है ना, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने देखी नहीं, तो मेरा भी थोड़ा मन फिसल रहा है। वह आदमी उसे गुस्से में घूरता है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, चल, तू भी क्या याद रखेगा कि मैं कितना बड़ा दिल वाला हूँ। पहले मुझे अपनी प्यास बुझा लेने दे, उसके बाद तू भी अपनी प्यास बुझा लेना। ये सुन वह आदमी खुश हो जाता है। वही एक रूम में आन्या बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। तभी धीरे धीरे उसकी नींद खुलती है। वह चारों तरफ देखती है तो उसे एक अनजाना कमरा दिखता है। उसे डर लगने लगता है। तभी उसे अपने शरीर में काफी ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है। उसके शरीर में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई चींटियां उसके शरीर में घूम रही हो। वह अपने शरीर को खुजलाने लगती है। तभी डोर खोल वह शख्स मास्क वाला अंदर आता है और दरवाजे से टिककर आन्या को ऊपर से नीचे देखने लगता है। क्या बात है मिसेज राजवंश? नहीं नहीं, आन्या कपूर, या फिर आपका नाम फिर सोचने की एक्टिंग करता है। हाँ, याद आया, रिद्धिमा कपूर। आन्या जैसे ही यह सुनती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह सामने वाले इंसान को देखने लगती है और कपकपाते हुए बोलती है, कौन हो तुम? और तुम मुझे रिद्धिमा क्यों बोल रहे हो? मैं आन्या हूँ। वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, नाम बदल लेने से किसी की पहचान नहीं बदल जाती, लेकिन हाँ, एक चीज बदली है। एक समय तुम एक नाजुक कली थी, पर आज तुम्हारी जवानी, तुम्हारी खूबसूरती काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर अपने होठों पर जीभ फिराते हुए तुम्हारे इस जिस्म को अपने होठों से छूने के तड़प रहा हूँ। आन्या जोर से चिल्लाती है, यू बेस्टर, अपनी जबान पर लगाम दो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हें पता नहीं मैं आदित्य राजवंश की वाइफ हूँ। अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो तुझे इतना तड़पा कर मारेंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा, या फिर याद रखने के लिए तू बचेगा ही नहीं। वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, कौन? वह तेरा पति मारेगा? अरे, जब तक वो मुझे खोज पाएगा तब तक तो तू मेरी हो चुकी होगी। और फिर आन्या के पास आते हुए उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, वैसे तेरे पति को जिस दिन तेरे काले अतीत के बारे में पता चलेगा तब देखता हूँ तेरा पति तुझे कितना अपने पास रखता है, और यदि वो तुझे छोड़ेगा तो तुम्हें संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना। आन्या जैसे ही यह सुनती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसके अंदर एक एक डर की लहर दौड़ जाती है। वह हकलाते हुए, कौन हो तुम? बेबी, पहले हम एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लेते हैं, जान पहचान तो होती रहेगी। ये बोल उसके होंठों पर अपने होंठ रखने लगता है, पर आन्या पूरा दम लगाकर उसे दूर कर देती है। वह आदमी उसे फिर से पकड़कर अपने पास कर उसके होठों को छूने लगता है, पर आत्या उसे छूने नहीं देती, तो वो शख्स उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे आन्या लड़खड़ा जाती है। वह आदमी उसके बालों को पकड़ खींचते हुए बोलता है, लगता है तेरे लिए एक ड्रग्स काफी नहीं है।
इसलिए तो तिलमिला रही है। तुझे काबू करना मुझे अच्छे से आता है। ये बोल आन्या को बालों से पकड़ अपने जेब से एक इंजेक्शन निकालता है और उसे लगा देता है। आन्या दर्द से आह चिल्ला देती है और वह रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वह आदमी बिगाड़ा तो बहुत कुछ है, फिलहाल तो मुझे तेरी उभरती जवानी को देख तलब लग रही है। कितने समय से मैं तुझे पाना चाहता हूँ। आन्या के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा था। वह रोते हुए उस शख्स से बोलती है, इतनी ही हिम्मत है तो अपना मुझे चेहरा दिखाओ। मास्क के पीछे नामर्द छुपते हैं। तभी वह शख्स हंसते हुए, वह तो तुझे अभी पता चलेगा कि कितना मैं मर्द हूँ और कितना नामर्द। ये कह वह आन्या को बिस्तर पर धकेल देता है। आन्या, जिसके पूरे शरीर में तेजी से ड्रग्स का असर दौड़ने लगता है, उसके अंदर की इच्छाएं बढ़ती जाती है क्योंकि यह एक सेक्सुअल ड्रग्स था। लेकिन फिर भी वह जितने होश में थी वह अपने से दूर करती जाती है। वह शख्स आन्या के हाथों को फंसा उसके आगे के कपड़े को फाड़ देता है और उसकी बॉडी को देखते हुए, मानना पड़ेगा, क्या बॉडी है तेरी। वैसे कितनी बार छुआ है तेरे उस पति ने, आई देख कर तो लगता है कि अभी तक उसने तुझे छुआ भी नहीं है। तेरा शरीर तो अभी भी कोरे कागज की तरह लग रहा है। ये बोल उसके गर्दन पर किस करने लगता है। आन्या छटपटाकर रोने लगती है। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। पहले तो वह शख्स उसकी बात नहीं सुनता। आन्या के शरीर में तो कोई जान ही नहीं बची थी। वह रोते चिल्लाते रह जाती है पर उसका वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी फिर से दरवाजा खटखटाया जाता है। वो शख्स गुस्से में जाकर डोर खोलता है और बोलता है, क्या है। सामने वही आदमी खड़ा था और डरते भी बोलता है, बॉस, यह बाहर कई सारी गाड़ियां रुकी हैं और उसमें से कई सारे यूनिफॉर्म पहने बड़े बड़े हथियार लिए बॉडीगार्ड है। वो शख्स जैसे ही यह सुनता है वो हैरान हो जाता है। वह तुरंत खिड़की से नीचे झांकता है तो नीचे इतने लोग का देख अपना हाथ जोर से दीवार पर मारते हुए, डैम, इस कमीना को अभी यहाँ पर आना था। ये बोल कुछ सोचने लगता है। अगले ही पल वह आन्या के पास आते हुए उसका गाल जोर से पकड़ते हुए, यह मत सोचना कि मैं तुझे दोबारा हासिल नहीं करूँगा, तुझे तो मेरा होना ही होगा। तभी सीढ़ियों से चढ़ने की और बहुत सारे जूतों की आवाज़ एक साथ आ रही थी। तो वह शख्स उस आदमी को, जो कि उसका साथी था, उसे आन्या के ऊपर धकेल देता है और अपने खिड़की से कूदते हुए दूसरे तरफ से निकल जाता है। उसके निकलते ही बाहर से भागते हुए आदित्य अंदर आता है और कई सारे बंदूक लिए गार्ड आते हैं। आन्या को इस हालत में देख आदित्य का खून खौल उठता है। उसके ऊपर एक आदमी देख वह तुरंत उसके सीने पर एक गोली चला देता है। वह आदमी वहीं पर गिर जाता है। वह आन्या के तरफ से उस आदमी को ढकेलते हुए वीर से बोलता है, वीर, यह मरना नहीं चाहिए क्योंकि यह वह इंसान नहीं है। पता करो कौन है। वीर उन बॉडीगार्ड को इशारा करता है। वह उस आदमी को उठाकर ले जाते हैं। आदित्य को आया देख आन्या, जो थोड़ी थोड़ी होश में थी, वह रोने लगती हैं। आदित्य तुरंत जाकर अपने शर्ट निकाल अन्य को ढककर अपने बाहों में भर लेता है। अन्य रोते हुए बोलती है, प्लीज साहिब, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। आदित्य आना के माथे को चूमते हुए, तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ये कह उसे उठाकर ले जाता है और वीर को फार्म हाउस भेजने के लिए बोलता है और आन्या को लेकर निकल जाता है। लगभग 1 घंटे बाद आदित्य बड़ी मुश्किल से अपने फार्म हाउस वाले घर पर ले जाता है क्योंकि राजवंश हाउस पर इस समय पूरी फैमिली थी। आदित्य की हालत इस समय कुछ ठीक नहीं थी। आदित्य के पूरे चेहरे, पूरे गर्दन पर इस समय निशान थे क्योंकि आन्या रास्ते भर ड्रग्स के नशे में आदित्य को पकड़कर काटती या फिर उसे किस करती, तो कभी उसके गर्दन को चूमती। बड़ी मुश्किल से आदित्य उसे घर पर लाया था। आगे बैठा वीर, जो गाड़ी चला रहा था, उसे आन्या की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे अपनी और कीर्ति की वह रात याद आ जाती है कि कीर्ति भी ऐसी ही स्थिति में थी। आदित्य जब अंदर जाता है और उसे कमरे में बैठाता है, तुम परेशान ना हो, डॉक्टर यहाँ पर आ गया है। आदित्य वहाँ से जाने लगता है तो आन्या रोते हुए आदित्य का हाथ पकड़ते हुए, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे किसी डॉक्टर से इलाज नहीं कराना है, मुझे आपकी ज़रूरत है, आई नीड यू। आदित्य आन्या के गालों पर हाथ रखते हुए, मिसेज राजवंश, आप अभी होश में नहीं है,
अभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिससे आपको होश में आने पर गिल्ट हो। ये कह आदित्य डॉक्टर को जैसे ही बुलाता है वैसे ही आन्या जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। डॉक्टर बाहर ही रह जाता है। डॉक्टर वीर का चेहरा दिखता है तो वीर डॉक्टर को वहां से जाने का इशारा करता है। आन्या आदित्य के पास आकर उसके चेहरे पर अपने हाथ रखते हुए, साहिब मैं आन्या कपूर, मेरी शादी आदित्य सिंह राजवंशी हुई है और मैं आज अपने पति से अपना प्यार, अपना अधिकार मांग रही हूँ। क्या इतना काफ़ी है आपको कि मुझे कोई गिल्ट नहीं होगा? मुझे अपने शरीर में काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। यह बोल बोल रोने लगती है। आदित्य को आन्या की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। वह आन्या को ऊपर उठाते हुए, आन्या अभी आपको मेडिकल की ज़रूरत है। इस मर्ज की दवा होती है हम। आदित्य की आवाज़ उसके मुंह में रह जाती है क्योंकि आन्या उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। आन्या के अचानक इस रिएक्शन से आदित्य वही थम जाता है। आन्या लगातार आदित्य को किस किया जा रही थी। आदित्य भी अब खुद को कंट्रोल नहीं करता। वह आन्या को कमर से पकड़ उसे बैक किस करने लगता है। आन्या, जिसने आदित्य की शर्ट अभी भी पहनी हुई थी और वो अभी भी उसी लहंगा ब्लाउज में थी जो कॉलेज में डांस करते वक्त पहनी थी, उसका ऊपर का ब्लाउज फट चुका था। आदित्य उसके कमर में पकड़ कसते हुए किस करने लगा। आन्या को काफ़ी दर्द हो रहा था, उसके बावजूद उसके अंदर गर्मी इतनी थी कि उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। वो काफ़ी देर तक आदित्य के किस में इन्वॉल्व थी। तभी उसकी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो आदित्य उसके होठों को रिहा कर देता है। उसे अभी भी कमर से पका हुआ था। आदित्य आन्या की आंखों में देख, मिसेज राजवंश एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम मुझे झेल पाओगी? आन्या नशीली आंखों से आदित्य को देखते हुए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे मुझे पछताना पड़े। ये बोल फिर से आदित्य के होठों पर अपने होंठ रख देती है। इस बार आदित्य काफ़ी रफली और पैसेनेटली किस करने लगा था। किस करते हुए आदित्य अपना पहनाया हुआ शर्ट निकाल देता है। आन्या का फटा हुआ कपड़ा देख आदित्य का खून खौल उठता है। वह और अग्रेसिवली किस करने लगता है। उसके हाथ आन्या की पूरी बॉडी पर चल रहे थे, जिससे आन्या को काफ़ी सुकून फील हो रहा था। ये ड्रग्स का ही असर था जो आन्या के अंदर ना ही कोई शर्म ना कोई हया, वह सिर्फ और सिर्फ आदित्य को पा लेना चाहती थी। आन्या आदित्य के शर्टलेस बॉडी पर अपने हाथ चला रही थी। तभी आदित्य एक झटके से आन्या को उठा लेता है और उसे ले जाकर बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा कर देता है। इस बीच दोनों के ही होंठ आपस में जुड़े हुए थे। शावर के नीचे खड़ा करने से आन्या को काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये बात आदित्य पहले से जानता था, इसलिए उसने बाथरूम पहले चुना ताकि आन्या को राहत मिलेगी। आदित्य आन्या की होठों को रिहा करता है और फिर आन्या के ब्लाउज को निकाल देता है। आन्या अपनी नशीली आंखों से आदित्य को ही देख रही थी। आज उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी तो बस आदित्य को पाने की चाहत। आदित्य आन्या को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है और फिर उसे दीवार से लगा उसका चेहरा दीवार के तरफ कर देता है और उसके बालों को उसके पीठ से हटा अपने होंठ उसके गर्दन पर रख देता है। यह एहसास पाते ही आन्या की पकड़ दीवार पर कस जाती है। आदित्य उसे पीछे से कमर पर हाथ डाल उसके गर्दन तो कभी पीठ को लगातार किस किए जा रहा था। दोनों ही शावर के नीचे भीग रहे थे। तभी आदित्य धीरे धीरे नीचे झुकता है, उसे अपने सामने कर उसके कमर पर किस करने लगता है। आन्या के हाथ उसके बालों में फंस जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मौन करने लगती है। आदित्य उसके नाभि के इर्द गिर्द अपने होठों से कभी लीक करता तो कभी सक करता। आदित्य उसके कमर को पकड़ते हुए कमर को किस किया जा रहा था और तभी वो अपने होठों से आन्या के लहंगे की डोरी को खींच देता है, जिससे उसका लहंगा नीचे गिर जाता है। आन्या अपनी पकड़ आदित्य के बालों में कस देती है। आदित्य आन्या के कमर से नीचे आ अपने होंठ उसके इनर कपड़े के ऊपर से ही उसके सॉफ्टनेस पर रख देता है, जिसे महसूस कर आन्या चिहुक सी जाती है। वो पीछे हटने लगती है पर आदित्य उसे काफ़ी जोर से उसके कमर को पकड़ा हुआ था। आन्या के मौन की आवाज़ सुन और काफ़ी जोर से उस जगह पर अपने होठ से चूमने लगता है। वो धीरे से उसके नीचे के इन कपड़ों को भी निकाल देता है। तभी आन्या की जोर से कराहने की आवाज़ आती है, आहे है आमम।
क्योंकि आदित्य के होठों का स्पर्श अपने लोअर सॉफ्टनेस पर बिना किसी पर्दे का महसूस करती है। आदित्य आन्या के उस जगह पर काफी जोर से स्मूच कर रहा था, जिस वजह से आन्या काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगी थी। उसे यह काफी अच्छा लग रहा था। नशे में होने की वजह से उसे इन सब चीजों से आराम मिल रहा था। तो वहीं आदित्य इतने लंबे समय के बाद लब मेक से उसके सारे इमोशन पूरी तरीके से बाहर आ गए थे। उसे किसी भी प्रकार का रोक नहीं था। अब आन्या के शरीर पर आन्या की नहीं, अब उसकी मर्जी चल रही थी। वह जैसा चाह रहा था वैसा सब कुछ कर रहा था। आन्या उसे रोक भी नहीं पा रही थी, क्योंकि जिस नीड को आदित्य ने आन्या के लिए सब कुछ छोड़ दिया, खुद तकलीफ में रहा। आज उसे वह फिजिकल नीड, वो भी अपने प्यार और वाइफ की मर्जी से मिल चुकी थी। काफी देर ऐसा करने के बाद आदित्य अपना चेहरा वहां से हटाता है। दोनों के ऊपर ही शावर का पानी अभी भी गिर रहा था। आदित्य आन्या के बचे कपड़े को भी निकाल उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर रूम में चला जाता है। आन्या को बिस्तर पर लेटा देता है। आन्या इस समय बिना कपड़ों की थी और वह अपनी नशीली आंखों से सिर्फ आदित्य को देखी जा रही थी। आदित्य आन्या को देख मुस्कुरा देता है और अपनी बाकी के कपड़े को उतार देता है। आदित्य आन्या के ऊपर उसकी पूरी बॉडी को चूमने लगता है। वह काफी ज्यादा हार्डली उससे प्यार कर रहा था। आन्या की दर्द से आह की आवाज निकलती जा रही थी। आदित्य उसके खुले चेस्ट को अपने मुंह में भर लेता है और दूसरे उसके हाथों से प्रेस करने लगता है। ये सब एहसास से आन्या मचल उठती है। तभी आन्या को अपनी लोअर बॉडी पर कुछ हार्ड सा फील होता है, तो वह आदित्य को अपने और करीब खींचने लगती है। आदित्य यह महसूस कर आन्या के गालों पर हाथ रख, मिसेज राजवंश थोड़ा दर्द होगा, बर्दाश्त कर लेना, पर मैं अब रुक नहीं सकता, ये बोल आन्या के सॉफ्टनेस पर अपने हार्डनेस को रख एंटर करता है, जिसे महसूस कर आन्या की चीख निकल जाती है। आहे है, और आदित्य रुक जाता है। फिर अगले ही पल अपने आप को एक बार और एंटर करता है। आन्या की आंखों से आंसू आने लगते हैं, पर आदित्य अब खुद को नहीं रोकता, वह अपने आप को मूव करने लगता है। बिस्तर पर दोनों ही पूरी तरीके से न्यूड एक दूसरे में गुम हो चुके थे। आन्या के हाथ आदित्य के पीठ पर धंसते चले जा रहे थे और आदित्य कभी आन्या के होठों को तो कभी उसके चेस्ट को अपने मुंह में भरता और लगातार मूव करता रहता है। सुबह के लगभग 4 बजे बज चुके थे, पर दोनों अभी भी एक दूसरे में लगे हुए थे। आन्या थककर चूर हो चुकी थी, पर आदित्य अभी भी वैसे ही आन्या को प्यार करता रहा। आन्या की ड्रग्स का असर लगभग कम हो चुका था, पर आदित्य को देख ऐसा लगता था जैसे ड्रग्स उस पर हावी हो गया हो। कुछ घंटे बाद आदित्य आन्या के ऊपर निढाल हो जाता है। आन्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। लगभग 5 मिनट बाद आदित्य अपने को क्लीन कर आन्या को क्लीन कर उसे पकड़कर वहीं पर सो जाता है। आज उसे जैसे सुकून की नींद आई हो, पर अगली सुबह क्या होने वाला था ये तो आने वाला कल ही पता चलता। लगभग आधे घंटे बाद आन्या अपनी आंखें खोलती है तो देखती है आदित्य उसे पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है। वह अपने आप को ऊपर खिसकाती है तो उसके शरीर में दर्द उठता है, जिससे उसकी हल्की चीख निकल जाती है, पर वह अपने मुंह पर हाथ रखती हैं। वह आदित्य के चेहरे को अपने हाथों में भर बोलती है, अब आप मेरे हो चुके हो, ये कहते हुए उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आन्या आगे बोलती है, अब आपको मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मेरा वह अतीत आपको कभी पता चलने ही नहीं दूंगी। आन्या के चेहरे पर एक घबराहट आ जाती है। यदि आपको मेरा अतीत पता चला तो कहीं आप मुझे छोड़कर ना चले जाओ। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इसलिए तो मैं आपको न जाने कब से अपने पास लाना चाहती थी। सब मेरे इस शरीर को नोच खाने के लिए अभी भी सब तैयार बैठे हैं। आज उन सब के वजह से आप मेरे करीब आए हो, ये बोल सिसकने लगती है। तभी वह बोलती है, मेरी याददाश्त उसी दिन वापस आ गई थी जिस दिन आप पहली बार मेरे करीब आए थे। समझने में देर हुई और मुझे सब कुछ याद आ गया। आपके मेरे साथ दरिंदगी और नफरत करने के बावजूद मैं हर मुमकिन कोशिश की आप मेरे पास रहो, आप मेरे करीब आओ। मैंने आपको मौका दिया क्योंकि आप मेरी जिंदगी है। ये रिद्धिमा कपूर की आत्मा आपके चले जाने के बाद ही वह मर चुकी थी। बचे हुए शरीर को उन लोगों ने मार दिया,
पर अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए मुझे आपके सामने सिर्फ आन्या बनकर ही रहना है तो मुझे वह भी मंजूर है। मैं कभी भी इस रिद्धिमा को आपके सामने नहीं लाऊंगी। ये कह वह आदित्य को अपने सीने में भींच लेती है और कुछ देर में अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके आंखें बंद करते ही आदित्य अपनी आंखें खोल आन्या के चेहरे को देखने लगता है, जो आंखें बंद के बावजूद उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। आदित्य आन्या के आंसू को देखते हुए मन में बोलता है, ये बात तो मुझे बहुत पहले पता चल चुकी है मिसेज राजवंश की तुमको सब कुछ याद है। पर मैं तब तक तुमको पता नहीं चलने दूंगा जब तक तुम मुझे खुद नहीं बताओगी कि तुम रिद्धिमा हो। मैं तुम्हारे अतीत के दर्द को कुरेदूंगा नहीं क्योंकि वह दर्द मुझे साफ दिखता है। पर एक चीज का मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जिस दर्द से जी रही हो उस दर्द की वजह को मैं बहुत जल्द पकड़ लूंगा और यह जान के रहूंगा कि तुम्हारा दर्द है क्या। तुम्हें जल्द ही इस डर और दर्द से रिहा करूंगा। ये तुम्हारे पति का तुमसे वादा है। ये बोल अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों ही अपने आप में अपना एक निर्णय कर चुके थे पर कोई एक दूसरे के बारे में जान नहीं पाया क्या होने वाला है इनके आने वाले कल में। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगली सुबह आन्या इधर उधर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता, वह डर जाती है। पर अगले ही पल अपने रूम को देख गहरी सांस लेती है। उसका सर दर्द से फट रहा था। आदित्य ने उसे सुबह होने से पहले ही या यूं कहूं आन्या के सो जाने के बाद ही वह आन्या को अपने रूम में पीछे के रास्ते से अंदर ले आया था। आन्या अपने आप को देखती है तो उसने इस समय एक नाइटी फुल लेंथ का पहना हुआ था। उसे पिछली रात हुए हादसे के बारे में याद आने लगता है। वह अपने आप को समेट लेती है और डर से रोने लगती है। तभी दरवाजे पर आई कीर्ति आन्या को डरते हुए देखती है, जो उसके लिए नींबू पानी लाई थी। वह तुरंत अंदर आ आन्या के पास बैठ बोलती है कि क्या हुआ है दी। आन्या अचानक कीर्ति की आवाज़ सुन उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। कीर्ति उसे चुप कराने लगती है। दी क्या हुआ है, आप शांत हो जाए। तभी आन्या रोते हुए उन सबको पता चल गया है मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ हूँ, उन्होंने मुझे खोज निकाला, ये बोल वह रोने लगती है। कीर्ति हैरान हो जाती है, आन्या को अपने गले से लगा लेती है। तभी किसी आन्या को शांत कराते हुए दी पहले आप बताओ हुआ क्या है। आन्या कीर्ति को पिछली रात हुई सारी बातें बता देती है। ये सुनते ही कीर्ति आन्या का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, आप पहले शांत हो जाओ। आन्या रोते हुए, यदि आदित्य को पता चला तो कहीं वह मुझे छोड़ ना दे, ये कह रोने लगती है। तभी कीर्त उसे अपने गले से लगाते हुए, ऐसा कुछ नहीं होगा, जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं। आन्या पर वो आन्या से प्यार करते हैं ना कि रिद्धिमा से। कीर्ति आपको क्या लगता है क्या जीजू को ये बात नहीं पता होगी कि आप कौन है? आन्या पर उन्हें ये पता है कि मेरी याददाश्त जा चुकी है। कीर्ति तो ठीक है ना, यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, किस चीज़ से डर रही है? आपकी याददाश्त वापस आ चुकी है, ये बात सिर्फ मुझे और आपको पता है, यहाँ तक कि मम्मी पापा को भी नहीं पता। तो फिर उन्हें बताएगा कौन? आन्या जैसे ही है सुनती है वो कीर्ति को पकड़ सिसकने लगती है। कीर्ति उसके बालों को सहलाते हुए, निश्चिंत रहे, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। वही ऑफिस में बैठा वीर आदित्य के चेहरे को देखता है, जिसके चेहरे पर इस समय कोई इमोशन नजर नहीं आ रहा था, पर उसकी आंखें लाल थी। आदित्य वहां से बैठे हैं, सीसीटीवी जरिए कीर्ति और आन्या की आवाज सुन रहा था। आदित्य के कहने पर वीर ने कीर्ति को घर पर भेजा था आन्या के लिए। आदित्य कहीं ना कहीं ये बात जानता था, आन्या अपने प्राइवेट लाइफ कीर्ति से ही शेयर करती होगी और कीर्ति से ही सब कुछ बताएगी, क्योंकि ना ही कीर्ति कुछ बताने वाली है और ना ही आन्या, और उनका ये प्लान कामयाब हो गया। अभी आन्या जिस सिचुएशन में थी उसे किसी ना किसी की जरूरत थी और कीर्ति से बेहतर कोई नहीं था। आन्या भावुक होकर कीर्ति से सब बात बताती है, जिसका फायदा वीर और आदित्य ने उठाया, क्योंकि उन्होंने हर तरह से प्रयास किया आन्या के अतीत को जानने का, पर कर नहीं पाए। एक यही जरिया था पता करने का। आदित्य गुस्से में लैपटॉप उठाकर फेंक देता है और जोर से चिल्लाता है। वीर उसका चिल्लाना सुन एक पल के लिए डर जाता है।
आदित्य गुस्से में वहां पर पड़े सारे सामान को फेंक देता है और अपने लाल आंखों से वीर को बोलता है, वीर मुझे जल्द से जल्द आन्या के बारे में सब कुछ पता करना है। साम दाम दंड भेद अपनाओ। जिस इंसान ने उसे तकलीफ दी है मैं उसे बद से बदतर मौत दूंगा। इस समय आदित्य की आंखें लाल थी क्योंकि आदित्य को आन्या की बातों से कहीं ना कहीं उसे शक जरूर हो चुका था कि उसके साथ क्या हुआ होगा। लगभग शाम हो चुकी थी पर आन्या नीचे आना ही नहीं चाहती थी। तभी सीवी जो कि कॉलेज से वापस आ गई थी वो विभा जी से कहती है, माँ आज आपकी बहू नहीं दिख रही है। सुबह से देख रही हूँ नहीं नीचे उतरी है, कॉलेज भी नहीं गई, कल फंक्शन से अचानक गायब हो गई थी। तभी विभा जी नहीं बेटा उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऊपर कमरे में गई थी वह आराम कर रही है और वहाँ पर उसकी छोटी बहन भी आई हुई है। छोटी बहन विभा जी मुस्कुराकर हाँ वह किरताई हुई है। शिवी कुछ नहीं बोलती और अपने रूम में चली जाती है। फ्रेश हो वह आन्या के रूम की तरफ चली जाती है तो देखती है आन्या सो रही है और कीर्ति उसके सिर को सहला रही थी। तभी शिवी की आंखें छोटी हो गई। तभी वह अंदर आकर वाह क्या ये छोटी बच्ची है जो तुम इसे बच्चों की तरह सुला रही हो। किसी लड़की की आवाज सुनकर कीर्ति अपना नजर ऊपर करती है तो मुस्कुराते हुए कहती है हाँ दी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बस इसलिए। सीबी और कीर्ति दोनों पहले ही कॉलेज मिल चुके थे। शिवी एक नजर आन्या को देखती है जिसका पूरा चेहरा मुरझाया हुआ था। वह मन में सोचती है इसे क्या हुआ है, पर अगले पल अपने आप को झटकते हुए बोलती है मैं इसके बारे में इतना फिक्र क्यों कर रही हूँ, ये फिक्र के लायक नहीं है। ये बोल नीचे चली जाती है। कृति उसे अजीब नज़रों से देखती है और बोलती है अजीब लड़की है, कॉलेज में भी बात नहीं करती और यहाँ पर कमरे में आकर भी कोई बात नहीं की। फिर वो कुछ नहीं बोलती। रात के डिनर में कीर्ति और विभा जी दोनों ही मिलकर खाना बना रहे थे। कीर्ति ने पहले ही बता दिया था सुधा जी से कि वह आन्या के घर रुक रही है और उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं थी। कुछ देर बाद आदित्य और वीर घर में इंटर होते हैं। वीर की नज़र जब कीर्ति पर जाती है तो वह अचानक रुक जाता है पर अगले ही पल वह और आदित्य दोनों स्टडी रूम की तरफ चले जाते हो। डिनर के समय कीर्ति आन्या को लेकर आती है। आन्या पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। वह आकर जैसे ही डाइनिंग चेयर पर बैठती है वैसे ही उसकी नज़र सामने से आ रहे आदित्य पर पड़ती है। आदित्य की भी नज़र आन्या पर जाती है। आन्या अपनी नज़र झुका लेती है और बगल में खड़े की रति का हाथ पकड़ लेती है तो कीर्ति उसके हाथों को पकड़ उसे सांत्वना देती है। आदित्य की नज़र बिना भाव का एक बार आन्या को देखता है फिर अपने चेयर पर बैठ जाता है। सभी अपना डिनर करने लगते हैं। वीर चोर नज़रों से आन्या को देख रहा था। शिवी वीर को कीर्ति को देखते हुए देख लेती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी पृथ्वीराज वीर जी पूछते हैं आपका वह गुंडा मवाली दोस्त कहाँ पर है, आजकल वह दिख ही नहीं रहा है, मुझे आए हुए 2 दिन हो गए और उनके अभी तक दर्शन नहीं हुए। पृथ्वी जी का इशारा अर्जुन की तरफ था। तभी राहुल अपना डिनर करते हुए पापा हो ना हो वह जरूर अपने किसी गर्लफ्रेंड के साथ होंगे या फिर किसी लड़की के साथ 1 नाइट स्टैंड कर रहे होंगे। ये सुनते ही आन्या के गले में खाना अटक जाता है। वह खांसने लगती है। आदित्य और वीर दोनों ही उसे घूरने लगते हैं। तभी दादाजी उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कुछ ज्यादा ही तुम्हें इस बारे में नॉलेज नहीं है। राहुल अपनी बत्ती सी दिखाते हुए वह क्या है ना, मेरे कॉलेज के लड़कों के कई सारी गर्लफ्रेंड बदलती रहती है इसलिए मैं जान गया। आन्या तो अपनी नजरें ही आदित्य से नहीं मिला रही थी। पिछली रात हुई उनके साथ वह पल उसे बार बार याद आ रहे थे और उसे काफी ज्यादा शर्म भी आ रही थी। तो वही कीर्ति वीर को देखे जा रही थी। भले ही दुनिया की नज़रों में उनका रिश्ता छुपा था पर एक दूसरे को तो पति पत्नी मान चुके थे और उनकी ये दूरी उन्हें खुद पसंद नहीं थी और समय की नजाकत समझते हुए दोनों ही फिलहाल शांत थे। पृथ्वी के पूछे जाने पर वीर अर्जुन के बारे में बताता है, डैड अर्जुन किसी काम की वजह से 2 दिन बाहर गया है, आई उसने मुझे मैसेज किया था। पृथ्वी कुछ नहीं बोलते। वह एक नज़र आदित्य को देखते हुए, शिवी बेटा जरा मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी मेरे रूम में लाना, मुझे उसकी काफ़ी ज़रूरत है। ये कह अपने रूम में आदित्य को घूरते हुए चले जाते हैं। आदित्य भी उन्हें ही घूर रहा था।
वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में सुधा जी इस समय अपने रूम में अपने कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, या फिर यह कहे कुछ पेशेंट की फाइल चेक कर रही थी। जो उन्हें ऑफिस में समय नहीं मिलता, तभी उनके फ़ोन पर एक कॉल आता है। अनमोल काल देख वह कॉल रिसीव नहीं करती, पर लगातार कॉल आने पर वह कॉल उठाती हैं तो उधर से कुछ देर आवाज नहीं आती। सुधा जी कौन फ़ोन कर रहा है? जब बात नहीं करनी होती है तो कॉल भी मत किया करो, और यह कह अपना कॉल कट कर देती हैं। तभी अगले ही पल फिर से कॉल आता है, तो सुधा जी कॉल उठाती हैं। तो उधर से एक भारी आवाज़ आती है, कैसी है आप? यह आवाज़ सुनते ही सुधा जी जम सी जाती हैं। वह यह आवाज़ कभी भूल नहीं सकती थी। वह हकलाते हुए काका कौन कौन है? तभी उधर से हंसते हुए, मेरे हिसाब से मुझे आपको अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। आप तो मेरी एहसासों को भी पहचान सकती हैं, तो फिर भी आप मुझसे बात कर रही हैं। सुधा जी के चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो गुस्से में बोलती हैं, देखो तुम जो भी हो, तभी उधर से आदमी सौरभ सौरभ नाम है मेरा। ये नाम सुनते ही सुधा जी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। तभी उधर से वह आदमी, जल्द ही मुलाकात होगी, सुना है आपकी बेटी की शादी है। ये बोल वो कॉल कट कर देता है। सुधा जी के चेहरे पर पसीना आ जाता है। तभी आदित्य जी अंदर एंटर होते हैं और सुधा के चेहरे पर पसीना देख थोड़ी परेशान होते हुए, सुधा क्या हुआ आपको? इतना पसीना पसीना क्यों हो रहा है? सुधा जी अपनी घबराहट छुपाते हुए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये कह फाइल लेकर अपने अलमीरा में रखते देती है। कुछ देर बाद जाकर बेड पर सो जाती हैं। आलोक जी भी उनके पास ही लेट जाते हैं। सुधा जी आलोक जी की तरफ पीठ करके सोई थी। तभी कुछ देर बाद आलोक जी के सीने पर अपना सिर रख देती है। आलोक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उनके सिर को सहलाने लगता है। सुधा जी उनको पकड़कर आंख बंद कर लेती है। आलोक सुधा को अपनी बाहों में पकड़ सो जाते हैं। वहीं दूसरी प्रिया अपने अपार्टमेंट में इस समय अपने बेड पर लेटी थी। वो पिछले पार्टी की रात के बारे में प्रिया सोचने लगती है। अर्जुन उसे गुस्से में उठाकर अपने गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गया था और उसे कार में पार्टीशन कर उसके साथ जबरदस्ती किस करने लगा था। अर्जुन कार में बैठ पीछे का पार्टीशन कर रास्ते भर उसे परेशान करता रहा। कभी उसके होठों को तो कभी गर्दन को किस कर रहा था। प्रिया छटपटाते रह जाती है। फिर प्रिया के अपार्टमेंट में उसे जबरदस्ती ले जाता है। प्रिया बोलती है, अर्जुन मुझे छोड़ो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुन अर्जुन उसे बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर आ उसे लगातार किस करने लगता है। कुछ ही देर में प्रिया के ऊपर के कपड़े को उतार कर फेंक देता है और अपने खुद के ऊपर भी कपड़े को निकाल उसे लगातार उसके शरीर पर निशान देने और बाइट करने लगता है। पहले तो प्रिया खूब रुकती है, पर जब देखती है अर्जुन नहीं मानता तो वह अपने आप को ढीला छोड़ अर्जुन के प्यार में खो जाती है। अर्जुन जब अपने आप को लगभग सेटिस्फाई करने तक एक सीमा पर रुक जाता है। प्रिया से जितना हो सकता था उतना प्यार करता है, फिर प्रिया को छोड़ देता है। अब जाकर वो उसके ऊपर से उठता है, उसे अपनी गोद में लेता है। प्रिया अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए, जब तुम इतने बुरे नहीं हो तो बुरे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अर्जुन प्रिया के बालों को खींचते हुए, मैं इतना बुरा हूं जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। प्रिया भी उसकी आंखों में देखते हुए, तो दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं। ये सुनते ही अर्जुन उसके होठों पर छोटी सी किस कर लेता है। इतना समझने लगी हो मुझे? तब भी तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो उसका डेमो देना भी जरूरी था ना, कि मैं कितना बड़ा सनकी इंसान हूं और तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं। ये कह उसे ऊपर से नीचे दिखने लगता है। आदित्य के नज़रों का पीछा कर जब प्रिया अपने आप को देखती है तो वह तुरंत अपने आप को चादर से ढकने लगती है, क्योंकि वह इस समय सिर्फ इनरविया में थी और वह भी अस्त व्यस्त थी। अर्जुन प्रिया के माथे को चूमते हुए, तुम्हें मुझसे इतना रूडली रहने की जरूरत नहीं है। मैंने घर पर शादी की बात कर ली है। प्रिया जैसे ही सुनती है उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और अर्जुन के गले लग जाती है और उसके झटके से गले लगने पर और दोनों ही बिस्तर पर ही लुढ़क जाता है।
प्रिया अपने होश में आती है और बिस्तर पर पलटते हुए, उम्मीद है अर्जुन तुम मेरी जल्दी खुशी वापस दोगे, किसी की तरह मुझे धोखा नहीं दोगे। प्रिया अपनों से धोखा इतनी खा चुकी थी कि वह चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसे विश्वास था कि अर्जुन ऐसा नहीं है, पर फिर भी मन के अंदर एक डर बैठा रहता था। वही आदित्य अपने रूम में जाता है। रात के लगभग 11 बजे बज चुके थे तो देखता है आन्या सो चुकी थी। ये देख आदित्य गहरी सांस लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह आन्या से बात कैसे करें, क्योंकि आन्या का मूड पूरी तरीके से बदला हुआ था। वह ये बात अच्छे से जानता था कि आन्या डर रही है और वो उसे इग्नोर इसलिए कर रही है ताकि आदित्य उस इंसान के बारे में ना पूछे कि उसने उसे क्यों किडनैप किया था। क्या वह उसे जानती है? ये सब सवाल आन्या के मन में था। आदित्य भी उसे 1 या 2 दिन तक स्पेस देना चाहता था। वह बाथरूम से फ्रेश हो आन्या के पास जाता है और लाइट ऑफ कर उसके बगल में लेट जाता है। लाइट ऑफ होते ही आन्या अपनी आंखें खोल देती है। आदित्य पहले से ही जानता था आन्या जग रही है। कुछ देर बाद वह उसे कमर से पकड़ अपने ऊपर कर लेता है। आन्या तो पहले शॉक्ड हो जाती है। अगले ही पल आदित्य के सीने पर अपना सिर रख देती है। आदित्य उसके बालों को सहलाने लगता है। लगभग आधे घंटे बाद आन्या सो जाती है। आदित्य आन्या के चेहरे को देखने लगता है और मन में बोलता है, बहुत जल्द तुम्हारे सारे तकलीफ को दूर कर दूंगा। ये बोल उसके माथे को चूम लेता है। वही कीर्ति अपने रूम में लेटी हुई थी। तभी उसे महसूस होता है कि उसके बालकनी में कोई आया है। वह एक हलचल से ही जग जाती है। वह अपनी लाइट्स ऑन करती है तो उसे कोई नहीं दिखता। वह डरते हुए बालकनी में जैसे ही जाती है वैसे ही कोई उसे कमर से पकड़ खींच उसे दीवार से लगा देता है। सामने वाले को देख कीर्ति जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है वो इंसान उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। कीर्ति वीर के इस एक्शन से हैरान हो जाती है, पर सामने वाले इंसान को देख वह गहरी सांस लेती है। वीर उसके माथे से अपना माथा सटाते हुए आई मिस यू। कीर्ति जब अपनी सांसें कुछ नॉर्मल कर लेती है तो वह वीर को देखते हुए, वीर आप यहाँ, अगर किसी ने आपको मेरे कमरे में देख लिया तो क्या सोचेगा? आप इस तरह से मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं? कीर्ति को परेशान देख वीर उसे कमर से पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है। कृति का चेहरा अपने हाथों ने पकड़, पहली बार रात इतनी काफी हो चुकी है कि कोई नहीं जग रहा और दूसरी बात मैं बालकनी के रास्ते से आया हूँ तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। एंड कीर्ति को अपने आगोश में लेकर सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात यह उसके कानों के पास जाता है और बोलता है, तुम मेरी वाइफ हो, इस बात का मुझे डर नहीं है और ना ही जरूरत पड़ने पर मैं इसे छुपाने वाला हूँ। ये कह वह उसकी कान के निचले हिस्से पर किस कर लेता है, जिसे महसूस कर कीर्ति कांप सी जाती है और वह वीर के शर्ट को पकड़ लेती है। भले ही दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, सिर्फ वीर होश में था ना कि कीर्ति। वीर का इस तरह छूना उसे इफेक्ट कर रहा था। ये देख वीर उसे अपने प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए कीर्ति वीर को देखने लगती है तो वीर उसके आंखों में देखते हुए, क्या मुझे तुम्हारे साथ और पास रहने का हक है? ये सुनते ही कीर्ति कपकपाने सी लगती है। तभी वीर आगे बोलता है, क्या मुझे तुम्हारे साथ प्यार करने का हक है? वीर का इस तरह से अपना हक मांगना और कीर्ति की मर्जी जानना कीर्ति के अंदर भी प्यार उमड़ पड़ता है। पर कीर्ति का जवाब ना देना वीर को लगता है कीर्ति नहीं चाहती कि वो उसके कमरे में रहे। कीर्ति का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, यदि आप नहीं चाहती कि मैं आपके करीब आऊं तो मैं नहीं आऊंगा। आपकी मर्जी के बगैर आपको छूऊंगा भी नहीं। ये बोल वह जाने लगता है तो कीर्ति उसके हाथों को पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए, क्या हमने कहा कि आप यहाँ से जा सकते हैं? वीर कीर्ति को देखने लगता है तो कीर्ति उसके पास एक कदम और बढ़ाते हुए, हमें छूने का, हमें प्यार करने, हमारे साथ वक्त बिताने का और हमारे साथ एक रूम में रहने का आपको सारे हक है क्योंकि आप हमारे हस्बैंड हैं। कीर्ति का ऐसा जवाब पाकर वीर को एक अलग ही खुशी मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे अपना पूरा परिवार से अपना पूरा जिंदगी मिल चुकी है। वह कीर्ति के गले लग जाता है। कुछ देर बाद कीर्ति जाकर बेड पर जाकर बैठ जाती है। आज उसे कुछ अजीब सा लग रहा था।
भले ही उसने हाँ बोल दिया था, पर इस तरह से एक दूसरे के साथ एक कमरे में सोना और तब जब दोनों पति पत्नी हो तो कुछ अलग फीलिंग था। कीर्ति जब बेड पर बैठ जाती है तो वीर कीर्ति की नर्वसनेस को समझ पा रहा था। वह जाकर कीर्ति के पास बैठ जाता है। कीर्ति अपने हाथों को बेडशीट पर अपनी पकड़ कसकर जाती है। ये देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वीर बगल से लाइट्स ऑफ कर देता है और एक हल्की रोशनी ऑन कर देता है। वीर उसके पास बैठ जाता है। कीर्ति के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। तभी वीर उसके बेडशीट पर रखे हाथों पर अपने हाथ रख बेडशीट से छुड़ा देता है। कृति और भी ज्यादा कांपने लगती है तो वीर कीर्ति को कमर से पकड़ अपनी गोद में बैठा लेता है। कृति का आंख अपने आप बंद हो जाता है। अगले ही पल वीर अपने होंठ उसके कंधे पर रख देता है। कीर्ति ने इस समय पिंक नाइटी के ऊपर एक ओवरकोट नाइटी डाला हुआ था। नीचे की नाइटी काफी छोटी स्टेप वाली और काफी रिवीलिंग थी जिसे वो ओवरकोट मेंटेन रखा था। वीर उसके बालों को एक साइड कर उसके गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगता है। इस समय कृति उसके गोद में ही बैठी हुई थी। तभी वीर उसके ऊपर के नाइटी कोट को उसके कंधे से सरका देता है। यह महसूस करते ही कीर्ति की पकड़ भी वीर के हाथों पर कस जाती है। वीर ओपन नाइटी ओवरकोट को बॉडी से अलग कर देता है। कृति इस समय सिर्फ एक छोटे से घुटने तक आती हुई एक अंदर नाइटी में थी, जिससे उसकी बॉडी काफी ज्यादा शो हो रही थी। ये देखते ही वीर अपनी आंखें बंद कर अपने हाथ की रति के कमर पर कर देता है और अपने होंठ उसके गर्दन पर चलाने लगता है। धीरे धीरे उसके होंठ काफी ज्यादा पेरेंटली करने लगता है। कीर्ति गहरी गहरी सांस लेने लगती है तो वही वीर काफी ज्यादा गहरी गहरी सांसें उसके गर्दन पर छोड़ रहा था। वीर आन्या को अपनी तरफ मोड़ लेता है। ये देखकर कीर्ति अपनी आंखें बंद कर लेती है तो वीर उसके गर्दन को चूमने लगता है। धीरे धीरे वह अपने हाथ उसके पूरे बॉडी पर चलाने लगता है, जिसे महसूस कर कीर्ति की सांसें भारी हो जाती है। वीर कीर्ति के इस हरकत पर वह अपने हाथ बड़े सेंचुअली तरीके से उसके ब्रेस्ट पर सहलाता है और ऊपर से ही उसे अपने हाथों से प्रेस करता है, जिसे महसूस कर कीर्ति के मुंह से एक हल्की सियाह निकल जाती है और वह वीर को दिखने लगती है। वीर उसे बिस्तर पर लेटा उसे पूरे पैसे नेट किस करने लगता है। अब धीरे धीरे कीर्ति भी पूरी तरीके से मदहोश हो चुकी थी। तभी वीर उठकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है, जिसे महसूस कर कीर्ति अपना चेहरा छुपा पेट के बल लेट जाती है। पर अगले पर उसे अपनी पीठ पर वीर के होठों की छुअन महसूस होती है। वह अपनी आंखें बंद कर बेडशीट पर अपनी पकड़ कस लेती है। तभी अगले ही पल वीर उसके कंधे से उसकी वह नाइटी भी उतार देता है। अब कीर्ति उसके सामने सिर्फ एक ब्रा में थी। धीरे धीरे वीर उसके पूरे शरीर के हर हिस्से को चूमने लगता है। कीर्ति जो पूरी तरीके से अपने को वीर को पहले ही सौंपने का प्रण बना दिया था, वह बिल्कुल नहीं रुकती। धीरे धीरे बीतते समय से वीर काफी ज्यादा वाइल्ड होता जाता है। वह उसके पूरे शरीर को हर हिस्से को छूने लगता है। धीरे धीरे करके कीर्ति के सारे कपड़ों को निकाल देता है। कीर्ति उसके सामने बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। अपने बाकी बचे कपड़े को निकाल अपने ऊपर एक चादर डाल वह कीर्ति को हर तरह से प्यार करने लगता है। कीर्ति सिर्फ अपने हाथ वीर के बालों में ही चला रही थी। फिर कभी अब उसके होठों को चूमता, तो कभी उसके ब्रेस्ट को सक करता, तो कभी उसकी नाभि को, तो कभी उसकी लोअर सॉफ्टनेस को, जिसे महसूस कर कीर्ति पूरी तरह से वीर को पा लेना चाहती थी, क्योंकि वह इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कीर्ति की लालसा को देख वीर धीरे से उसके अंदर जाता है तो कीर्ति की चीख निकल जाती है। वीर कुछ पल रुक जाता है, पर अगले ही पल उसके होठों को अपने होठों में रखा मूवी करने लगता है। वीर जैसे जैसे समय बीत रहा था काफी ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। दोनों ही अपने प्यार के सागर में डूब चुके थे, इस बात की बिना परवाह किए कि आने वाले फ्यूचर में दोनों का क्या भविष्य होगा। जिस शादी को छुपा कर रखे हैं, क्या वह शादी टिक पाएगी? क्योंकि जब ये बात कीर्त के परिवार को पता चलेगी तो कैसे उनका रिएक्शन होगा। इस समय दोनों ही सिर्फ अपने प्यार में डूबे हुए थे। उस रूम में वीर के भारी सांसों और कीर्ति की सिसकियां ही गुज रही थी। सब अपने अपने प्यार के साथ अपने अपने तरीके से थे।
वीर और कृति आज पूरी तरीके से तन मन से अपना लिया था। लगभग 2 घंटे बाद वीर की रति के ऊपर ही सो जाता है और कीर्ति भी थककर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आज संडे का दिन था। आदित्य और वीर सुबह ही अपने ऑफिस चले गए थे। आज उन दोनों को छोड़ सभी हॉल में बैठे हुए थे और सभी अपने गप्पे लड़ा रहे थे। दादी दादा की भर भर के अपनी लव स्टोरी और बुराइयां दोनों ही बता रही थी। तभी दादी बताती हैं, तुम्हें पता है आन्या बहू, हम दोनों एक दूसरे को काम के सिलसिले में ऑफिस मिले थे। आन्या एक्साइटेड होते हुए, ऑफिस पर मतलब क्या आप दोनों की लव मैरिज है? तभी दादी, नहीं हम दोनों की लव मैरिज नहीं है, हम दोनों की अरेंज मैरिज करवाई गई थी, वह भी हम दोनों की बिना मर्जी से, या फिर ये कहो मेरी मर्जी के बगैर। सभी उनकी बात से एक्साइटेड होते हुए उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी दादी बताती हैं, तुम्हारे दादाजी, इन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था और मैं एक अच्छे खासे अमीर घर की प्रिंसेस थी। सभी उनकी बात अपने चेहरे पर हाथ लगाए सुन रहे थे। तभी सीवी आगे, दादी, वह क्या है कि इनका कपड़े का बिजनेस स्टार्ट हुआ था। हम बाहर लंदन में रहते थे, हमारे पिताजी यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और वो किसी ऐसे की तलाश कर रहे थे जिसकी फैब्रिक और डिज़ाइन उन्हें यूनिक लगे और वह यहाँ पर अपनी कंपनी को खड़ा कर सके। उसी सिलसिले में हम भी यहाँ आए हुए थे। तुम्हारे दादाजी भी अपनी डिजाइन्स को लेकर वहाँ पर इंटरव्यू दिए थे। वहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी और वही हमारी दुश्मनी की शुरुआत हुई। तभी आन्या एक्साइटेड होते हुए, दादी दुश्मनी क्या, आप दोनों लोगों में तो कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तभी दादाजी बीच में बोलते हैं, वह क्या है ना बेटा, तुम्हारी दादी थी अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी, तो घमंड तो इनमें आना ही था। ये सुनते सभी मुस्कुराते हैं तो दादी उन्हें घूर कर देखती हैं। तभी दादी आगे बताती हैं, इनकी कंपनी का प्रोजेक्ट हमें काफ़ी पसंद आ गया था। हमारे पिताजी भी उसे अप्रूव कर चुके थे। बस साहब नवाबजादे की एक शर्त थी कि वो हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ना कि हमारे अंदर काम। ये बात मुझे पसंद नहीं आई, बस इसलिए हमारी टक्कर भी शुरू हो गई। पर इनका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देख हमारे पापा को पता नहीं ऐसा इनमें क्या लगा कि वो इनकी शर्त को मान जाते हैं और साथ में अपनी एक शर्त रखते हैं। तभी कृति, वह क्या दादी, दादी आगे बताती है कि मुझे इनसे शादी करनी होगी। सभी उन दोनों को देखने लगते हैं। तभी शिवी आगे बोलती है, आप दोनों की तो दुश्मनी हो गई थी तो शादी कैसे? तभी दादी आगे बताती हैं, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर पता नहीं ये दुश्मनी की आड़ में मुझसे कब प्यार कर बैठे और पिताजी के प्रपोजल को ये झट से हाँ कर दिए। तभी हमारी इनसे नफरत और बढ़ गई थी। फिर हमारी शादी हो जाती है। मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी थी। धीरे धीरे यह अपनी कंपनी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। उसी के साथ साथ मेरे पिताजी की जो तबीयत हमेशा खराब होने लगी थी। समय बीतते दिन एक दिन हमारे पिताजी का देहांत हो जाता है। मैं अकेली पड़ जाती हूँ, पर पिताजी ने मेरे लिए एक सहारा छोड़ कर गए थे। अब शायद इसी सहारा का धीरे धीरे मैं आदी होते चली गई। बहुत से लोगों ने मुझे भड़काने की कोशिश की, यह मेरे साथ मेरे पैसों को लेकर है और मैं लोगों की बातों में आ भी गई थी। पर मेरी यह गलतफहमी भी जल्दी ही दूर हो गई जब इन्होंने मेरे पापा की प्रॉपर्टी मेरे नाम का मुझे वापस कर दिया। धीरे धीरे मैं इनकी अच्छाइयों को समझने लगी। मुझे यह महसूस हुआ कि यह सच में मुझे प्यार करते हैं। धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती के साथ साथ एक दूसरे पर हम दोनों का अटूट विश्वास बढ़ता चला गया। हम खुलकर एक दूसरे के सामने अपनी बात रखते थे। कभी भी हमारे बीच किसी भी झूठ का पर्दा नहीं था। एक पत्नी होने के नाते मैं इनकी तरफ आकर्षित होने लगी और हम दोनों लोगों में धीरे धीरे नज़दीकियां भी आ गई। मैं भी एक बिजनेसमैन की लड़की और एक बिजनेस वोमेन होने के नाते इनकी सहायता करने लगी। हमारी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी हुई और फिर हमारे जिंदगी में हमारी खुशियाँ लौटी। हम दोनों ही एक दूसरे का परिवार बने, क्योंकि तुम्हारे दादाजी भी सिर्फ अकेले थे, उनका कोई परिवार नहीं था। फिर आज देखो, आज हम दोनों एक साथ हंसी खुशी हैं और हमारा इतना बड़ा परिवार हमसे है। तभी दादी आन्या की तरफ देखते हुए, अगर रिश्ते में दूरी बन रही है तो उस दूरी को जल्द से जल्द मिटा देना चाहिए। अगर कुछ अनकही बातें हैं तो उस बातें को एक पति पत्नी को एक दूसरे से शेयर कर लेनी चाहिए।
अगर हम एक दूसरे से बातें छुपा आएंगे तो ये हमारे रिश्ते पर गलत असर होती है, जिससे धीरे धीरे रिश्ते में दूरियां बनती जाती है और दोनों ही एक दूसरे से अपनी अपनी बातें छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। अपने प्यार पर, अपने परिवार पर भरोसा रखें। दादी की यह सब कही बातें आन्या अपने मन में दोहरा रही थी। आखिर उसने आज तक आदित्य से झूठ ही तो बोला था। ना वो आदित्य के बारे में जानती थी, नहीं आदित्य ने कभी उसे अपने बारे में बताया। सिर्फ अपने अपने में सब जूझते रहे। एक पति पत्नी के होने के नाते एक दूसरे को समझना सबसे बड़ी बात होती है, पर दोनों ही सिर्फ अपनी अपनी लाइफ में थे। कभी भी एक दूसरे का दुख बांटने की कोशिश नहीं की। यही सब सोचते सोचते आन्या अपने मन में कुछ प्रण करती है और दादी के गले लग जाती है। दादी उसके सिर पर हाथ रख देती है। कृति आन्या को तो समझ जाती है कि आन्या के मन में क्या चल रहा है। लगभग 12 बजे बज चुके थे। मीरा भी अपने काम पर वापस आ चुकी थी। आन्या किचन में जाती है तो मीरा को टिफिन पैक करते हुए देखती है, तो वह उससे पूछती है कि यह टिफिन किसके लिए है। मीरा, दीदी यह ऑफिस जा रहा है आदित्य भैया के लिए। आन्या कुछ नहीं बोलती, वह फ्रिज से पानी लेकर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र टिफिन पर जाती है। कुछ सोच वह मेरा टिफिन लेते हुए, तुम रहने दो मैं पहुंचा दूंगी। मीरा कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती है। लगभग आधे घंटे बाद आन्या ऑफिस पर पहुंचती है। ऑफिस से होते हुए वह सीधे आदित्य के प्राइवेट लिफ्ट की तरफ चल जाती है। कुछ लोग तो उसे जानते थे कि वह सर की खास है और कुछ जो नहीं जानते थे वह अन्य को देख बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो तो महारानी आई और सीधे सर के कैबिन लिए चली गई। लगता है सर की कोई नई लवा है, ये बोल हंसने लगते हैं। तभी दूसरा, पर यार देखो क्या लाजवाब है। तभी तीसरा, बोरिंग भी उसके कपड़े देखे किसी बहन जी की तरह है। आदित्य के फ्लो पर चली जाती है। वो केबिन के पास जा दरवाजा पुश करते हुए अंदर जाती है तो सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। आदित्य लैपटॉप में कुछ देख रहा था तो वही एक लड़की आदित्य के बगल में खड़े होकर झुककर माउस के जरिए उसे कुछ पॉइंट क्लियर करते हुए उसे बता रही थी। वही वीर बगल में दूसरे चेयर पर बैठा अपना फाइल चेक कर रहा था। पर अचानक दरवाजा खुलने से सभी की नज़र डोर पर जाती है। आदित्य और वीर कुछ बोल पाते तभी वह लड़की जिसका नाम शैलजा था वह थोड़ी गुस्से और रुड टोन में, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई CA0 के कैबिन में इतनी आसानी से घुसने की? क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट लेटर है, और यदि है भी तो तुम्हें वेट करना चाहिए था। उसके ऐसा बोलते ही आन्या उसे घूरकर देखने लगती है। तभी उसे तेज आवाज में, शैलजा क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी आरती उतारूं? दिखाई नहीं देता है, हम अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं, निकलो यहाँ से, गेट आउट। उसको ना जाते देख शैलजा गुस्से में उसे कुछ कहने ही जाती है तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य को ऐसा करते देख आन्या के अंदर गुस्सा भर जाता है। वह जैसे ही कुछ करने जाती है वैसे ही आदित्य, शैलजा शांत हो जाओ, मैं उसे जानता हूँ, ये बोल कुछ कहने वाला होता है। अन्य गुस्से में वहां पर टिफिन रखा चली जाती है। उसको ऐसे जाते देख शैलजा बोलती है, कितनी बदतमीज लड़की है, एक तो खुद गलती भी करती है, ऊपर से डांट खाने पर ऐसे तो दिखाकर जा रही है जैसे ये ऑफिस उसी का हो। तभी उसे एक तेज आवाज आती है, सही कह दो तुम। तो फिर उसे आदित्य की तरफ देखने का इशारा करता है तो शैलजा, बॉस मैंने गलती कर दी। आदित्य, अभी तुमने जिसे परेशान किया, अभी जो तुमने कहा ऑफिस उसका है, तो यू आर राइट, ऑफिस उसी का है। पहले तो शैलजा को समझ नहीं आता, अगले ही पल उसे कुछ याद आता है। अब यह मत बोलना कि वह आपकी वाइफ है। आदित्य के चेहरे का रिएक्शन देख वह वहां से तुरंत रफू चक्कर हो जाती है, क्योंकि उसे आदित्य के गुस्से का सामना नहीं करना था। उसके भागने पर आदित्य अपने माथे पर उंगली रब करते हुए बैठ जाता है। तभी वीर हंसते हुए, आज तो तुम्हारी वोट लगने वाली है, ये कह वह आदित्य के साथ बैठ जाता है। आदित्य टिफिन को देख मुस्कुरा देता है। वह शैलजा जैसे ही बाहर निकलती है वो रोहन से टकरा जाती है। तभी रोहन, शालू तुम्हें दिखाई नहीं देता, सामने देखकर चला करो। शालू, यहाँ मेरी नौकरी और जिंदगी दोनों पर बनी हुई है और तुम्हें दिखाई देने की बात सुन रही है। रोहन अपनी आंखें छोटी करते हुए, अब तुमने ऐसा कौन सा गड़बड़ काम कर दिया?
तभी शैलजा मासूम सा चेहरा बनाती है, यार मैं अपने ऑफिस के रोल में इतना मसरूफ थी कि मैं यहाँ की मालकिन यानी कि आदित्य भाई की वाइफ को गुस्सा दिला दिया और उन्हें बाहर भी निकाल दिया। रोहन उसे अजीब नज़रों से देखता है। शैलजा मुंह बना सर वहां से चली जाती है। रोहन नामे हिलाते हुए, इसका कुछ नहीं हो सकता। रात का समय, आदित्य और वीर घर पर आते हैं। आदित्य सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। वह आज काफी थका हुआ था, दिन में कई सारे मीटिंग करने के बाद की हिम्मत नहीं बची थी। वह अपने रूम में जाता है तो आना उसे एक तरफ लेटी हुई दिखती है। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो कपड़े चेंज कर आन्या के पास आकर लेट जाता है। अन्य जो आदित्य के आने पर ही जग चुकी थी, आदित्य को अपने बगल दे अपने आप को रोक रखी थी। तभी उसे आदित्य कमर से पकड़ते हुए अपने पास ही खींचता है। उसके ऐसे झटके से खींचने पर अन्य आदित्य को देखने लगती है। तभी आदित्य उसके गालों पर हाथ रख वह आन्या को एकटक देख रहा था। तभी आदित्य झुककर आन्या के होठों पर अपने होंठ रखा लेता है। आदित्य के इस तरह पास आने से वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर ऑफिस में हुए वाक्य को याद आते हैं। आदित्य को गुस्से में अपने से दूर कर देती है। आदित्य जो आन्या को किस करना स्टार्ट भी नहीं किया था, वह आन्या के धकेलने से देखने लगता है। आन्या गुस्से में, अब आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जाए अपने गर्लफ्रेंड के पास जो आपसे चिपक चिपक कर बात कर रही थी, जिसके आगे आपने अपने पत्नी को भी नहीं देखा। ये कह वो गुस्से में उठकर बालकनी की तरफ चली जाती है। पहले तो आदित्य समझने का प्रयास कर रहा था, जैसे ही उसे याद आता है उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो उठकर बालकनी की तरफ चला जाता है। आदित्य बालकनी में जाता है तो आन्या को रेलिंग पर खड़े देखता है। वह जाकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। आन्या गुस्से में अपने आप को छुड़ाने लगती है, पर आदित्य उसे मजबूती से पकड़ उसके कंधे पर अपने चीन को रख देता है। तभी उसके हाथों पर कुछ गीला सा महसूस होता है। वह देखता है तो उसके आंखों से आंसू गिर रहा है। वह तुरंत आन्या को अपनी तरफ पलट बोलता है, व्हाट हैपन मिसेज राजवंश? आन्या अपने आंसू छुपाते हुए कुछ नहीं ये कह वह उससे दूर जाने लगती है। तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ जो से उसे दीवार से सटा देता है और थोड़े गुस्से में आन्या से, जब मैं कोई बात पूछूं तो उसका सीधा सीधा जवाब दिया करो कि क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों कर रही हो मुझे इग्नोर? क्यों तुम इतनी नाखुश रहने लगी हो? क्या हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ इस वजह से? क्या तुम पिछली रात को रिग्रेट कर रही हो? आन्या बीते पिछली रात का जिक्र सुन अपना चेहरा घुमाने लगती है। तभी आदित्य जबरदस्ती उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और मजबूती से उसका चेहरा दबाने लगता है, जिससे आन्या को काफी दर्द भी होने लगता है। तभी आदित्य गुस्से में, क्यों चेहरा मोड़ रही हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे कल के बारे में पूछूंगा कि ऐसा क्या हुआ था? कौन था वह? क्यों कर रहा है ऐसा? आन्या जैसे ही आदित्य के मुंह से ये सुनती है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तभी आदित्य उसके आंखों से आंसू देख अपने हाथ को ढीला छोड़ देता है और आन्या के गाल पर हाथ रख उसकी आंखों में देख बोलता है, मिसेज राजवंश, यदि आपको छुपाने का खेल खेलना है तो खेल सकती है। मुझे यदि कोई बात पता करना होगा तो मैं किसी भी हाल में पता कर लूँगा। पर यदि आप मुझे कोई बात नहीं बताना चाहती है तो मैं उस बारे में कभी नहीं पता लगाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमसे जल्द से जल्द सारी बातें क्लियर करेगी। आन्या आदित्य को छुड़ा कर जाने लगती है। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे विश्वास नहीं होता कि आदित्य इतना समझता है उसे और वो हमेशा उससे झूठी बोलती आई है। तभी आदित्य, और रही बात ऑफिस की वह लड़की, तो वह रोहन की मंगेतर है और मेरी मुँह बोली बहन। उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, उसके लिए वह तुमसे सॉरी जरूर बोलेगी। पर तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तभी आन्या पलटकर गुस्से में, आप मुझे रोक भी सकते थे आदित्य, अगर मैं तुम्हें उस समय रोकता तो क्या तुम मानती? क्या तुम रुकती? क्या तुम मेरी बात सुनती? आन्या कुछ नहीं बोलती और वो वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी आदित्य पीछे से बोलता है, मैं कुछ समय के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ। ये सुनते ही आन्या के कदम रुक जाते हैं। आदित्य आगे बोलता है, क्या मैं अपनी पत्नी से अपने लिए समय मांग सकता हूँ?
क्या मेरी वाइफ मेरे साथ कुछ पल बिता सकते हैं? ये सब सुनते ही आन्या की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह अपने अतीत से भाग रही थी, क्योंकि उसे सब कुछ खोने से डर लग रहा था। पर आदित्य का ये कहना कि वह कुछ दिन के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा है उससे बर्दाश्त नहीं होता और वह पीछे मुड़कर आदित्य को देखने लगती है। तो आदित्य भी उसे ही देख रहा था। आन्या अपने कदमों को बढ़ाते हुए आदित्य के पास चली जाती है। आदित्य आन्या की आंखों को लगातार देख रहा था, तभी आन्या को कमर से खींच अपने गले से लगा लेता है। आन्या भी उसके गले लग जाती है। तभी आदित्य आन्या के कान के पास जा, क्या मैं अपनी बीवी को प्यार कर सकता हूँ? ये सुनते ही आने के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, पर अगली ही पल उसकी स्माइल चली जाती है। आदित्य से अलग हो उसके चेहरे को देखते हुए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आदित्य आन्या की आंखों में देख रहा था। तभी आन्या जैसे ही कुछ कहने वाली थी मैं रिद्धिमा, वैसे ही आदित्य उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। आन्या की बाकी की बातें उसके गले में ही रह जाती है। आदित्य लगभग 2 मिनट तक उसके होठों को किस करता रहा, फिर उससे अलग हो आन्या की आंखों में देखते हुए मां नीड यू आन्या ये कह आन्या के गर्दन को सहलाने लगता है, जिसे महसूस कर आन्या तुरंत 2 कदम पीछे हो जाती है, जिससे पीछे होने से झूले पर गिर जाती है। आदित्य आन्या की तरफ आने लगता है और झूले पर दोनों तरफ से हाथ रख उसके ऊपर झुक जाता है। आर्या भी आदित्य के इस एक्शन से उसमें खोने लगती है। आदित्य काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। वह अभी भी ऑफिस की ही कपड़े में था। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे और फॉर्मल पैंट में भी वो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। तभी आदित्य आन्या के पैरों को पकड़ उसको ऊपर उठा पैरों पर किस कर लेता है, जिसे महसूस कर आन्या अपनी पकड़ झूले पर मजबूत कर देती है। आदित्य की ऐसी बातें सुन आन्या 2 कदम पीछे हो जाती है। पीछे लगे झूले की वजह से वह उसी पर गिर जाती है। आदित्य उसकी तरफ आते हुए उसके ऊपर झुकने लगता है। आदित्य उसकी आंखों में देख रहा था। आदित्य आन्या के ऊपर काफी नजदीक उसके दोनों तरफ हाथ रखते हुए उस पर झुक जाता है। आन्या एकटक आदित्य को देखे जा रही थी। आदित्य उसके एकदम नजदीक जा रुक जाता है। आन्या जो आदित्य के एकदम नजदीक आने से अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर उसे कुछ महसूस नहीं होता, तो वह आंखें खोल सामने देखती है तो आदित्य उसे ही देख मुस्कुराए जा रहा था। उसकी मुस्कुराहट को समझ जाती है कि आदित्य उसे टीज कर रहा है। वह जैसे ही आदित्य को धकेलने जाती है, वैसे ही आदित्य उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और एक झटके में आन्या को खींच खुद झूले पर बैठ आन्या को अपने ऊपर खींच लेता है। यह इतनी झटके से होता है कि आन्या समझ नहीं पाती और वो पूरी तरीके से आदित्य के ऊपर गिर जाती है। आदित्य के एकदम करीब आ जाती है। दोनों के होंठ आपस में छू रहे थे। आदित्य आन्या का हाथ वैसे ही पकड़ा हुआ था। तभी आन्या को अपने साथ हुए पिछले हादसों के बारे में याद आने लगता है कि कितनी बार उसका किडनैप हुआ, कितने लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, पर हर बार आदित्य ने उसे बचा लिया। ये सब सोचते सोचते ही आन्या के आंख से बूंद आंसू गिर जाता है। आदित्य को जैसे ही देखती है उसकी आंखें शांत होने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वह झुककर आदित्य के होंठों पर अपने होंठ रख देती है। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद यह आलम ना रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाए। आदित्य आन्या की आंखों से आंसू गिरते देख उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने चेहरे के और करीब कर उसके पीछे गर्दन पर अपने हाथ रख अपने चेहरे से सटा लेता है, जिससे दोनों के होंठ आपस में एकदम से चिपक जाते हैं और आदित्य उसे धीरे धीरे किस करने लगता है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, 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 इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। आन्या भी आदित्य की पैर पर दोनों तरफ अपना पैर किए बैठ जाती है और आदित्य के गले में हाथ डाल लेती है। आदित्य उसे लगातार किस किए जा रहा था। तभी आदित्य बिना किस को ब्रेक किए अपने हाथों को उसके गर्दन के पीछे से हटा उसकी धीरे धीरे नाइटी की डोरी पर आता है। आन्या ने लॉन्ग नाइटी कवर ड्रेस पहना हुआ था, जिसके अंदर उसकी छोटी मिनी ड्रेस थी। वो उसके श्रग को उतारकर नीचे गिरा देता है।
अंदर की नाइटी सिर्फ स्ट्रैप कंधे पर एक डोरी के सहारे थी और उसमें उसकी बॉडी काफी अच्छे से ही रिवील हो रही थी, जो उसे काफी आकर्षक बना रहा था। आदित्य आन्या के होंठ को छोड़ देता है। आन्या गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी आदित्य आन्या को अपने आप से और चिपका देता है। आन्या, जो आदित्य के पैरों पर दोनों तरफ पर किए बैठी थी, वो पूरी तरीके से उससे चिपक जाती है। आदित्य अपने होंठ उसके खुले कंधे पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। आन्या के हाथ उसके बालों में चले जाते हैं और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीन को। आदित्य कंधे से होते होते धीरे धीरे पूरे गर्दन को चुमने लगता है, जिससे आन्या पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। आदित्य उसके कंधे की डोरी को नीचे खिसका देता है। सिल्की नाइटी होने के नाते वह सीने से उतर जाती है। आन्या इस समय सिर्फ एक ब्लैक ब्रा में थी। आदित्य उसको ऐसे देख अपने होंठ उसकी रिवील हो रही क्लीवेज पर रख देता है। आन्या की उसके सिर पर पकड़ कस जाती है। आदित्य लगातार उसके सीने को किसी के जा रहा था। आन्या भी बहकती जा रही थी। तभी आन्या आदित्य को झटके में से दूर करती है। आदित्य आन्या को देखने लगता है तो आन्या मदहोशी में आदित्य के शर्ट के बटन खोलने लगती है। आदित्य अपनी नशीली आंखों से उसे देखे जा रहा था। उसके शर्ट के बटन को खोलते ही आन्या अपने होंठों को उसके सीने पर रख देती है और आदित्य के सीने को चुमने लगती है। आदित्य इस एहसास को पा वह झूलों पर अपनी पीठ टिका देता है और लेट जाता है। उसके ऊपर झुककर उसके पूरे सीने और गर्दन को चुमने लगती है। आन्या को अपने पिछले हुए हादसे के बारे में याद आने लगता है, जिससे वह अपनी पकड़ आदित्य पर कसती जा रही थी और पूरी तरीके से आदित्य पर हावी होती जा रही थी। आदित्य उसकी बेचैनी और दर्द दोनों को देख रहा था और समझने की कोशिश भी। हंसना या रोना हो मुझको, पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़ों लेकर तेरे डर पर ही रह जाऊंगी। आदित्य आन्या को अपने ऊपर से उसको एक झटके से झूले पर नीचे कर देता है। ऐसा करने से झूला झूलने लगता है। आदित्य आन्या की आंखों में देखते हुए आन्या के उस नाइटी को उतार देता है। आन्या इस समय सिर्फ उसके सामने ब्रा और पैंटी में थी। झूला काफी बड़ा होने की वजह से और सिटिंग एरिया अच्छे से होने से दोनों ही उस पर काफी अच्छे से एडजस्ट हो चुके थे। आदित्य आन्या के पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। धीरे धीरे आदित्य आन्या के ब्रा को निकाल कर फेंक देता है। आदित्य उसके ब्रेस्ट को चुनने लगता है और काफी पैसे नेट होकर उसे किस करने लगता है। आन्या आदित्य की प्यार ने पूरी तरह से खो चुकी थी। आदित्य धीरे धीरे आन्या के साथ वाइल्ड होते जा रहा था, पर अपने हर दर्द को बर्दाश्त की जा रही थी। उसके मुंह से सिसकियां निकलती जा रही थी, जिसे सुन आदित्य भी ज्यादा वाइल्ड होने लगता है। आदित्य उसके ब्रेस्ट को अपने मुंह से निकाल धीरे धीरे नीचे झुकने लगता है। वो उसके नाभि के इर्द गिर्द अपने होठों को फिराने लगता है। आन्या पूरी तरह से पागल हो जाती है। आदित्य एक नज़र आन्या को देख धीरे से आन्या के पैरों को अलग करता है, जिसे महसूस कर आन्या की आंखें खुल जाती है। आदित्य आन्या को भी देख रहा था। आन्या अपना सिर ना में ही लाती है तो आदित्य उसे नशीली आंखों से उसे ही देख उसके बाकी के भी कपड़े को निकाल देता है और झुककर आन्या के पैरों को अलग कर आन्या के सॉफ्टनेस पर अपने होठों को रख देता है, जिसे महसूस कर आन्या अपनी आंखें बंद कर देती है। उसके हाथ आदित्य के बालों पर कस जाते हैं। काफी देर तक आदित्य अपने होठों से उसके प्राइवेट सॉफ्टनेस पर और अपने जीभ से फिराने और उस हिस्से को अपना प्यार दिखाता रहा। दोनों की इस हरकत से झूला अपने आप हिल रहा था। काफी देर तक आदित्य आन्या इसी तरह लव मैंक करता रहा। तभी जब आन्या को और बर्दाश्त नहीं होता है तो उठकर बैठ जाती है और आदित्य को अपने से अलग कर उसके होठों पर किस करने लगती है। आदित्य अगले ही पल उठता है, आन्या को रूम में ले जा बेड पर लिटा देता है। आन्या ऐसे ही बिना कपड़ों के पड़ी थी और अपनी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आदित्य अपने बाकी के कपड़े आन्या के सामने ही निकाल देता है, जिसे देखकर आन्या अपना चेहरा घुमा देती है।
आदित्य अन्या के ऊपर झुककर उसके ऊपर आ जाता है और अन्ना के हाथों में अपने हाथों को फंसा उसे काफी शिद्दत से प्यार करने लगता है। दोनों ही बिस्तर पर एक नाग की जोड़ों की तरह लिपटे हुए दिख रहे थे। आदित्य धीरे से अन्ना की बॉडी में इंटर करता है तो अन्या की चीख निकल जाती है, पर आदित्य उसके चीखों को बाहर नहीं आने देता। वो काफी ज्यादा पैशनेटली प्यार करने लगता है और अपने बॉडी को मूव करने लगता है। अन्ना को अपनी निचली बॉडी में काफी दर्द महसूस होता है, पर वह भी उसके प्यार में खोती चली जाती है। आदित्य अपने एक हाथों को उसके ब्रेस्ट पर तो दूसरे हाथों से उसकी एक हाथों में फंसा अपने होंठों से अन्या के होठों को पैरानेटली किस किए जा रहा था। गहरी गहरी सांसें लेते हुए नीचे इंटिमेट हो रहा था। अन्या को काफी दर्द होने लगता है। आदित्य से वह छोड़ने के लिए कहती है पर आदित्य उसकी कोई बात नहीं सुनता। रात के लगभग 3 बजे आदित्य शांत होता है और अन्या को वैसे ही लिए उसके ऊपर लेट जाता है। अन्ना के आंखों में आंसू, अपनी आंखों में निशान। धीरे धीरे आदित्य और अन्या दोनों ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। सभी इस समय ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। अर्जुन भी आज आया हुआ था। अर्जुन को देख पृथ्वीराज जी थोड़े रूड और कड़क आवाज में, अर्जुन तुम्हें नहीं लगता अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए? इस तरह से गुंडा मवालियों की तरह काम करोगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे परिवार की? आदित्य भी अब तक अपने चेयर पर बैठ चुका था। अन्या भी विभा के साथ टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। उसकी नज़र जैसे ही आदित्य से मिलती है वो अपनी नज़रें नीची कर सभी को खाना परोसने लगती है। तभी पृथ्वीराज अपनी बात को आगे करते हुए, क्या तुम मुझे बता सकते हो इतने साल यहाँ रहकर तुमने आखिर सीखा क्या है? जहाँ तक मुझे पता है ना तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है और ना ही नौकरी में। आखिर तुम करते क्या हो? इसी तरह से अपने अयाशी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अर्जुन जो कब से सब कुछ सुन रहा था, अपने प्लेट को जोर से हाथ मारता है। जो दूर जाकर गिरता है उसके इस तरह करने से सभी लोग उसे देखने लगते हैं। विभा जी अर्जुन के पास चली जाती है। तभी दादाजी थोड़े कड़क लहजे में, अर्जुन ये क्या हरकत है और यह कौन सा तरीका है गुस्सा दिखाने का? अर्जुन दादाजी की बातों को इग्नोर कर पृथ्वीराज की तरफ देखकर गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए, अभी आपने मुझे क्या बोला? अयाशी करता हूँ, ये बोल वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी में एक मजाक साफ समझ आ रहा था। तभी अर्जुन पृथ्वी को देखते हुए चिल्लाते हुए, अभी आपने मुझे क्या कहा अयाशी? तो मैं आपको रिमेंबर कराता हूँ कि मैं आप ही का खून हूँ। जो आपने कर्मकांड किया था वही मैं भी कर रहा हूँ। तो आप मुझे सीख ना दे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपको मेरी माँ माफ़ कर सकती है क्योंकि वह आपसे प्यार करती थी, पर एक बेटा होने के नाते मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखा है और मैं आप जैसे इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकता, जो खुद की बीबी होते हुए भी अपनी बाहर की बीबी के साथ ऐसे कहते कहते वह रुक जाता है। अर्जुन की नज़र आदित्य पर चली जाती है, जो बिना भाव के अपने खाना में चम्मच को पकड़ा हुआ था। देखने में तो वह नॉर्मल रखा था, पर अर्जुन ये समझ गया था कि आदित्य अपने अंदर की गुस्से को दबा रहा है। तभी अर्जुन तुरंत, ब्रो मेरे कहने का मतलब। आदित्य तुरंत वहां से उठते हुए तेज कदमों से बाहर चला जाता है। वहां से उसका जाना अन्या को समझ नहीं आता, पर बाकी के घर वाले समझ जाते हैं कि उसे अर्जुन की बात सुन गुस्सा है। पृथ्वीराज आदित्य को बाहर जाते हुए देखते हैं। ये देख अर्जुन के पास जाकर उसे खींचकर उसके गाल पर एक जोर का तमाचा मारते हैं, जिससे अर्जुन का सर एक तरफ हो जाता है। तभी पृथ्वीराज उसका कॉलर को पकड़ते हुए, आज तुम्हारी जुबान से यह शब्द निकल गया, पर अगली बार अपनी जबान संभाल के बात करना, नहीं तो यह जबान काटकर हाथ में दे दूंगा। जो तुम अपनी दबंगई दिखाते हो मैं उसका भी बाप हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, और जिसे तुम बेगैरत और बाहर की औरत बोले हो वह मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, वह मेरी जीने की वजह थी। ये बोल वह चले जाते हैं। विभा जी की से आंसू गिरने लगते हैं। तभी दादी उसके कंधे पर हाथ रखती है तो वह दादी के गले लग जाती है और रोने लगती है, पर अन्या को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। आदित्य घर से बाहर तेज कदमों से चला जाता है और अपनी गाड़ी निकाल वहां से तेज गति से निकल जाता है।
वीर जो कि वहीं पर था वह तुरंत वहां से आदित्य के पीछे चला जाता है, पर तब तक वह चला जाता है। वही पृथ्वीराज अपने कमरे से आदित्य को कार से बाहर जाते हुए देखते रहते हैं। उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तभी उन्हें कुछ धुंधली यादें दिखाई देने लगती है, जिसमें कोई प्यारी सी आवाज में, प्री हम कैसे लग रहे हैं, हम सुंदर तो लग रहे हैं ना, आपके घर वाले हमें पसंद तो करेंगे ना, हम बहुत खुश हैं, आप मुझे, हमारा परिवार, हमारा एक छोटा सा परिवार होगा ना, मैं आपकी फैमिली और हमारा होने वाला बेबी। यह बोल बम खुशी से पृथ्वी के गले लग जाती है, पर अगले ही पल पृथ्वी की यादों में एक जोर से गोली चलने की आवाज आती है और पृथ्वी जोर से चिल्ला देता, श्री। पृथ्वी के आंखों से आंसू गिर जाता है। वह आंखें बंद कर बोलते हैं, आज भी आपका वजूद हमसे कभी अलग नहीं हुआ। समय, परिवार, जिम्मेदारियां जरूर बदल गया, पर आपके एहसास कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि आपके एहसास के रूप में हमारा बेटा हमारे सामने है। क्या हुआ अगर वह मुझसे नफरत करता है, पर मैं उसके नफरत के बावजूद खुश हूँ क्योंकि वो हमारे सामने है। उनके आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वही आदित्य अपनी गाड़ी को चलाते हुए एक सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है, जहां पर चारों तरफ जंगल था। उसी जगह से होते हुए वह एक काफी ज्यादा पथरीला जहां पर अपनी गाड़ी को रोकता है। चारों तरफ सन्नाटा था। आदित्य गुस्से में बाहर निकलता है और अपने हाथ फैलाकर जोर से चिल्लाता है, नहीं। उसकी आवाज में एक दर्द और एक पीड़ा था, जो आदित्य के मुंह से निकलकर बाहर आया था। आदित्य काफी देर तक चिल्लाता रहा। आखिर वह घुटनों के बल बैठ जाता है और वही लेट जाता है। कोई उसे देखा ये कह नहीं सकता था कि यह वह एक माफिया है, जो किसी को जान से मरने से पहले एक बार भी नहीं सुनता है। पर आज वह काफी अकेला महसूस कर रहा था। उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं था। आदित्य के आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और वह वहीं पर अपना मुंह छुपा रोने लगता है। क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आदित्य अपने अतीत के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। नफरत है मुझे उस इंसान से जिन्होंने आपकी जिंदगी खत्म कर दी। वह एक कातिल है। मैं आपसे किया आपका ये प्रॉमिस कभी पूरा नहीं कर सकता। जिस इंसान ने आपके वजूद को खत्म कर दिया, मैं उसके साथ कभी नहीं रह सकता, कभी अपना बाप नहीं मान सकता। ये सब कहते हुए आदित्य उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। कोई यह नहीं कह सकता था कि यह वही क्रूर इंसान है। आज वह एक बच्चों की जैसे रो रहा था। तभी कोई उसकी पीठ पर हाथ रखता है। वो पीछे जैसे ही उस इंसान को दिखता है, अचानक उसकी आंखें सर्द हो जाती है। आदित्य जो अपने दर्द को संभालने की कोशिश कर रहा था, अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस कर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह जैसे ही पीछे देखता है, पीछे उस शख्स को देखकर उसकी आंखें बंद हो जाती है। फिर आंखें खोल वो उसे घूरने लगता है। वो शख्स उसके बगल में बैठ उसके कंधे को थपथपाते हुए, बरखुदार कभी कभी अपने दर्द को निकाल देना चाहिए। इस तरह अकेले अपने दर्द को निकालना दर्द को कम नहीं करता, बल्कि और सोचकर बढ़ाता है। ऐसे में एक ही उपाय है, अपनी तकलीफ को किसी से बांट लेना चाहिए। आदित्य सामने देखने लगता है और उस इंसान को इग्नोर करते हुए, मैं अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करता और गैर से तो बिल्कुल भी नहीं। वो शख्स हंसते हुए, अच्छा तो मैं आपके लिए गैर हूँ, पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके सबसे ज्यादा नज़दीक, आपको सबसे ज्यादा जानने वाला इंसान सिर्फ मैं हूँ, जो आपके हर अतीत से वाकिफ है। आदित्य कुछ नहीं बोलता। वो कुछ देर में वहां से उठकर जाने लगता है। तभी वह शख्स पीछे से बोलता है, हम वापस आना चाहते हैं। आदित्य के कदम रुक जाते हैं। आदित्य कुछ पल रुकता है और अगले ही पल उसे बिना देखे बोलता है, उनकी जिंदगी है, उनका परिवार, अगर वह आपको अपनी लाइफ में लाना चाहती हैं तो मैं उन्हें नहीं रोक सकता। फिर अगले ही पल, अगर आप उनकी जिंदगी में शामिल होना चाहते हैं और अगर उनकी मर्जी शामिल नहीं होगी तो मैं आपको उनकी जिंदगी में कभी शामिल नहीं करने दूंगा। ये कह वह जाने लगता है। अगले ही पल वह शख्स बोलता है, अब तो माफ कर दो अपने पिता को। ये सुन आदित्य की मुठिया कस जाती है और वो पीछे खड़े इंसान को अपनी उगलती आंखों से देखना लगता है। एक पल के लिए वह इंसान भी उसकी आंखें देख जमसा जाता है। आदित्य उसे घूरते हुए वहां से चला जाता है।
आदित्य को जाते हुए देख पीछे खड़ा इंसान बोलता है, अब मुझे पूरी दुनिया ही क्यों न रोक ले, पर मुझे मेरे जिंदगी और महबूब के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। शायद तुम भूल गए हो, मेरा नाम भी सौरभ है। मुझे अपने महबूब को पाने के लिए जितना भी कुछ करना पड़ेगा वह सब करूंगा। ये बोल उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। आदित्य जब बाहर आता है तो उसे सामने खड़ा वीर नजर आता है। वो वीर को एक नज़र देखता है और अपनी गाड़ी में बैठ निकल जाता है। वीर भी आदित्य के पीछे खड़े उस इंसान को देख वहां से चला जाता है। उस इंसान के चेहरे पर वीर को देख मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। कॉलेज में सारे फंक्शन अब तक खत्म हो चुके थे। सनाया का भी वहां पर अब कोई काम नहीं था क्योंकि वह सिर्फ डांस के लिए अपॉइंट की गई थी। तो वही उसके सामने खड़ा प्रिंसिपल सनाया को मनाने की कोशिश कर रहा था। मैम प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए। सनाया सर प्लीज़ आप मुझे मैमा मत बुलाइए। तभी प्रिंसिपल थोड़ा नाराज़गी दिखाते हुए, अब आप तो पहले जैसी रह नहीं गई जो आप मेरी एक बार में ही बात मान जाए। सनाया फ्रस्ट्रेट होकर, प्लीज़ अंकल अब आप मुझसे ये फॉर्मेलिटी वाला काम मत करिए, और मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मुझे अब यहाँ पर क्लास ज्वाइन नहीं करना है। मेरा जितना काम था वह सब पूरा हो चुका है। तभी प्रिंसिपल अपने चेयर पर बैठते हुए, देखो बेटा अगर तुम मुझसे अंकल के हैसियत से बात कर रही हो तो मैं भी आपको एक बेटी की हैसियत से बता रहा हूँ। आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मत जाने दीजिए अपने हाथ से, क्योंकि इस कॉलेज में जॉब पाने के लिए लोग न जाने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन लाते हैं, पर आपके टैलेंट के दम पर आपको यहाँ का डीन भी रखने के लिए तैयार है, पर आप फिर भी मना कर रही हैं। सनाया के चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया ना देख प्रिंसिपल अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोलता है, अच्छा आप एक बात बताओ, क्या आपके पास कोई जॉब है? सनाया कुछ नहीं बोलती। उसी कमजोरी को पकड़ते हुए प्रिंसिपल बोलते हैं, देखो बेटा जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी जो ड्रीम है वह सिर्फ और सिर्फ डांस क्लास में थी, लेकिन आप अभी कोई भी जॉब नहीं कर रहे हो और आप अकेले भी हो। मुझे ये भी पता है कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय आदित्य और वीर के, पर आप कब तक दूसरे भरोसे रहोगे? यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर जवाब दे रहा हूँ, साथ ही साथ में एक अच्छी पेमेंट भी दे रहा हूँ। आपका भी हॉबी भी पूरा हो जाएगा, साथ में कुछ पैसे भी आ जाएंगे, और रही बात सिर्फ 1 या 2 साल की बात है। वैसे भी आप अपना खुद का एक डांस अकेडमी खोलना चाहती थी, वो भी अपने खुद के दम पर। आदित्य और वीर आपकी कितनी बार अकेडमी खोलने की बात की, पर आपकी एक ही शर्त है कि आप अपने दम पर वह खोलना चाहती हो। तो जब आपको वह सपना पूरा करने मौका मिल रहा है तब तक यहाँ पर जॉब करो। सनाया कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसके पास यही तो एक मौका था। पैसा भी मिलेगा, साथ में वह अपने सपने को भी पूरा कर सकेगी। सनाया को कुछ ना बोलते देख प्रिंसिपल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वह जान जाते हैं कि इस मामले में मान गई है। उनका मनाने का टेक्निक काम कर गया था। सनाया प्रिंसिपल से, अंकल मैं 1 दिन का समय चाहती हूँ। प्रिंसिपल, हाँ बेटा बेफिक्र होकर 1 दिन का समय लीजिए, आखिरी फैसला आप ही का होगा। सनाया मुस्कुराकर उनके गले लग जाती है और वहां से चली जाती है। सनाया के जाने के तुरंत बाद ही प्रिंसिपल किसी को कॉल करते हैं और उसे कॉल पर बताते हैं, तुम्हारा काम हो गया है, पर उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके साथ हमेशा रहोगे क्योंकि वो बहुत प्यारी बच्ची है और वो काफ़ी अकेली है। उधर से जो कोई और नहीं पीयूष था, वह प्रिंसिपल को, डोंट वरी अंकल अब आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, ये कह वह कॉल कट कर देता है। पीयूष के चारों तरफ आन्या, प्रिया और उसके सभी गैंग जो बैठे थे, उसको इतना खुश देख सभी उसे घूरने लगते हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटे तक वह सभी लोगों के साथ बैठा था पर फिर भी उसका चेहरा लटका हुआ था। अब इन लोगों को क्या पता कि सनाया का यहाँ कॉलेज से छोड़कर जाना उसका मूड ऑफ था। उसने कितनी मुश्किल से प्रिंसिपल को कन्विंस किया था अपने तरीके से सनाया को रोकने के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल के भी कम क्वेश्चन नहीं थे कि आखिर क्यों तुम रोकना चाहते हो, क्या वजह है, वगैरह वगैरह। पर यह खबर मिलते ही कि सनाया यहीं पर रहेगी, उसे फिर एक मौका मिल गया था अपने एक तरफा प्यार को मुकम्मल करने का, जिसका एहसास उसे हो चुका था कि उसे सनाया से प्यार है। उसको अपने ऊपर सबकी नज़रें महसूस होती है, तो सभी को देखते हुए, क्या मुझे क्यों घूर रहे हो तुम सभी?
तभी राहुल अपने हाथ के समोसे खाते हुए, राहुल भाई आपको नहीं लगता कि आपको मूड स्विंग होती है? पीयूष उसे घूरने लगता है और बोलता है, क्या मैं तुझे प्रेग्नेंट लेडी दिख रही हूँ जो मेरा मूड स्विंग करेगा? उसकी बात सुनते ही राहुल नाराजगी से, अभी कुछ देर पहले आपको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपका करोड़ों रुपए लेकर भाग गया हो। अभी आपकी स्माइल देखकर लग रहा है जैसे आपको आपका खोया हुआ करोड़ों रुपया वापस आ गया हो। उसकी उतनी बेतुकी बातें सुन सभी अपना सिर हिला देते हैं। तभी पीयूष, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ प्रॉब्लम थी, अब वह ठीक हो गई है। फिर ये बोल वह प्रिया और आत्या सभी को देखते हुए, वैसे मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं सिंगिंग के साथ साथ डांस क्लास भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुनते ही सभी जो अपनी कॉफ़ी पी रहे थे सभी को अपना अपना चस्का लग जाता है, क्योंकि पीयूष और वह भी डांस उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये कौन सी खिचड़ी पका रहा था। पर प्रिया और आन्या दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं जैसे उन्हें कुछ तो समझ आ रहा हो। वहीं दूसरी तरफ आसमा अपने ऑफिस में बैठे डेस्क पर कुछ काम कर रही थी। वह एडिटिंग का इस समय काम कर रही थी क्योंकि कुछ वीडियो क्लिप उसने जो लाए थे उसको उसे अपने चीफ एंड एडिटर को देना था। तभी अचानक सभी के डेस्क पर एक बीप की आवाज़ आने लगती है। यह एक इमरजेंसी वॉइस था जिसके बजने पर चाहे कोई खा रहा हो, चाहे कोई पी रहा हो या कोई बाथरूम में ही क्यों ना हो, उसे 30 सेकंड के अंदर मीटिंग एरिया में पहुंचना था। लगभग 10 से 15 लोग मीटिंग एरिया में हाजिर हो चुके थे। ये बड़े बड़े एडिटरों की मीटिंग थी क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल में काम करते थे, पर मीटिंग सिर्फ कुछ ही लोगों में होती थी। सभी जब वहां पर पहुंचते हैं तो अपने बॉस को पसीने से लथपथ पाते हैं। सभी हैरानी से अपने बॉस को देखते हैं। तभी एक एंकर जिसका नाम रवि था वह पूछता है, सर क्या हुआ है आपको, आपको इतना पसीना क्यों हो रहा है? तभी उसका बॉस जिसका नाम कांतिलाल महेश्वरी था वह अपने पसीना पोंछ अपने टेबल पर बैठता है। सभी उसको देख बैठ जाते हैं। आसिमा भी जाकर वहां बैठ जाती है तो कांतिलाल आसिमा की तरफ देखते हुए, आसिमा एक नई मुसीबत हमारे ऊपर आ गई है। आसिमा उन्हें अजीब नज़रों से घूरते हुए, क्या हुआ सर, कोई बात है? कांतिलाल, अभी मुझे 2 दिन पहले जो तुमने एक मर्डर का मुझे वीडियो लाकर दिखाई थी ना। आशिमा हमें सिर हिलाती है और बोलती है, मैं उसी पर तो काम कर रही हूँ क्योंकि आज ही तो हमें अपने 9 बजे स्पेशल टाइम पर उसे पब्लिश करना है। तभी कांतिलाल अपने पसीना पोंछते हुए, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। जिसकी वीडियो बनाकर तुम लाई हो वह काफ़ी बड़े नेता का मर्डर का वीडियो था जो हम अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाने वाले थे। पर एक दिन पहले ही मुझे एक कॉल आया था और मुझे यह वीडियो ना दिखाने की बात कर रहा था। वह मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा था और मैंने भी तैश में आकर उससे यह वीडियो दिखाने के लिए बोल दिया। मैंने भी उससे रौब में आकर कह दिया कि मैं सच के साथ हूँ। तभी आसिमा, सर प्रॉब्लम क्या है? कांतिलाल, मेरे मना करने पर उसने मुझे धमकी दी है। तभी आशिमा थोड़ा चिढ़ते हुए, सर क्या हमें कोई धमकी देगा तो हम उसकी बातों में आ जाएंगे। कांतिलाल भी थोड़े गुस्से में, तुम समझ नहीं रही हो आशिमा, ये बोल एक वीडियो चालू कर दिखाते हैं अपने मोबाइल से कनेक्ट कर, जिसमें उनकी ही चैनल की बड़ी सी गाड़ी में अचानक ही आग लगा दिया गया। इतना बड़ा ब्लास्ट देख यहाँ बैठे बैठे सभी लोग हिल जाते हैं। आसिमा के चेहरे में भी एक दर्द और डर दिखता है क्योंकि उसमें कम से कम 4 से 5 लोग थे। कांतिलाल, अब तुम्हें समझ आएगा, ये सब उसी ने कराया है जिसने मुझे ये न्यूज़ ना दिखाने की बात की है, और अब वह हमारे चैनल कंपनी में आ रहा है। ये सुनते ही सभी थर-थर कांपने लगते हैं। तभी मेन डोर से एक काफ़ी तेज और कपकपा देने वाली आवाज़ आती है, आने वाला नहीं, आ चुका हूँ मैं। ये बोल वो मीटिंग हॉल में एक लंबी चौड़ी परछाई अंदर आती है। इतनी बड़ी पर्सनली देख हाथों में एक गन लिए सभी देख डर के मारे कांपने लगते हैं। कांतिलाल की तो हालत ही खराब हो चुकी थी क्योंकि सब तो बच सकते थे पर जिसने उसे ही उनकी धमकी दे दी थी वह कैसे बचे। पर आसिमा की नज़र जैसे उस इंसान पर जाती है उसके चेहरे पर गुस्सा उतार आता है। वह शख्स उस एडिटर के पास जाता है
उसके पास जाते ही कांतिलाल तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। वह शख्स अपने बंदूक को अपने गर्दन पर रगते हुए उसकी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपना एक पैर पर पैर रख वह उस रिवॉल्विंग चेयर को घुमाने लगता है। सभी के डर से हालत खराब थी। तो वही आशिमा उसे घूरती जा रही थी। उस इंसान की नज़र आशिमा पर जाती है तो आसमा के आंखों में देखते हुए बोलता है, तो बताओ, अभी जो मैंने तुम्हें कहा था उसका डेमो तो दे चुका हूँ। अब तू ये न्यूज़ चैनल पर दिखाने वाला है या फिर अपने इस कंपनी में आग लगाना चाहता है? ये बात सुन सबकी हालत खराब हो चुकी थी। कांतिलाल हकलाते हुए उससे बोलता है, देखिए, हम सिर्फ सच दिखाना जानते हैं और यदि आपको इससे प्रॉब्लम है तो हम नहीं दिखाएंगे। आप हमारे कंपनी को छोड़ दीजिए। तभी आसमा उस इंसान को देखते हुए, हम यह वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। ये सुनते ही सभी आशिमा को देखने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं, क्या यह मरना चाहती है? उस शख्स के चेहरे पर स्माइल आ जाती है पर उसकी स्माइल भी काफी खतरनाक लग रहा था। तभी कांतिलाल आसमा को गुस्से में घूरते हुए, तुम क्या कह रही हो आसमा? तभी वह शख्स कांतिलाल की तरफ देखते हुए, वैसे यह वीडियो किसने बनाई? मानना पड़ेगा काफी हिम्मत आ गई है उसमें, जो इतने ज्यादा खौफनाक जगह पहुंचकर इतनी बड़ी वीडियो बना ली। पर कोई कुछ जवाब नहीं देता। तभी एक जोर से गोली चलने की आवाज आती है। वह गोली एक आदमी के जस्ट बगल से होती हुई दीवार पर लगती है। सभी चिल्ला उठते हैं। तभी वह शख्स हंसते हुए, अब यह मत सोचना कि मेरी गोली चूक गई है। अब अपनी जुबान जल्द से जल्द खोलो। तभी वह आदमी जिस पर गोली चलाई गई थी वह आशिमा की तरफ इशारा करते हुए, इस लड़की ने वीडियो बनाई थी। कांतिलाल की तो हालत खराब हो जाती है और वह उस इंसान से, हमें माफ कर दीजिए, हमसे आप जितनी भरपाई चाहते हैं हम भरपाई करेंगे, पर आप इसे कुछ मत करिए। वो शख्स तिरछी मुस्कुराहट के साथ, तो तुम भरपाई करना चाहते हो? कांतिलाल के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह हाथ जोड़ते हुए, आप जो कहेंगे हम लोग वो करेंगे। तभी वह शख्स, अभी के अभी सब बाहर हो जाओ। सभी शॉक्स तो जाते हैं पर अगले पर उसकी बात सुन सब हैरानी से उस आदमी को देखने लगते हैं। वह शख्स अपनी बात को पूरा कर बोलता है, सिर्फ इस लड़की को छोड़कर। कांतिलाल थोड़ा परेशान होते हुए, सर आप क्या कह रहे हैं? तभी आदमी एक गोली कांतिलाल के हाथ पर चला देता है। कांतिलाल की चीख निकल जाती है। सभी उसे लेकर निकल जाते हैं। उन सभी की जाते देख वह आदमी उठकर आशिमा के चारों तरफ घूमने लगता है। वहां खड़ा होता है। आशिमा उसे अपनी जलती नजरों से देख रही थी। तभी वह शख्स अपनी बंदूक आसिया के गर्दन तक फिराने लगता है। आसिमा जैसे उसे मारने वाली होती है, वह शख्स आशिमा की हाथों को मजबूती से पकड़ उसे मेज पर जबरदस्ती बैठाता है। आसिमा जोर से चिल्लाती है, अधीरा मुझे छोड़ो। तभी वह शख्स, जो कोई और नहीं अधीरा था, उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। किसका हुआ है मर्डर और क्या करना चाहता है अधीरा? क्या पीयूष अपने दिल की बात सनाया को बता देगा? क्या रिएक्शन होगा सनाया का ये जानकर? आसिमा जब तक कुछ कर पाती तब तक अधीरा उसके होठों को अपने होठों में ले चुका था। आशिमा छटपटाने लगती है पर अधीरा काफी ज्यादा तेजी के साथ उसे किस कर रहा था। वह आसिमा के टॉप के अंदर हाथ डाल उसके कमर को बहुत जोर से पकड़ लेता है। उसके ऐसा करने से आशिमा एक पल के लिए सब भूल अधीरा में खो जाती है। न जाने कितने दिनों के बाद वह अधीरा को देख रही थी आई। अधीरा मन भर किस कर लेने के बाद उससे दूर होता है। आशिमा गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। आसिमा अपने नजरें ऊपर कर जब अधीरा को देखती है तो उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल देख आसिमा को अभी हुई सारी वाकया याद आ जाती है और वह अधीरा को दूर धकेल देती है। पर अधीरा उससे दूर हो नहीं पाता। अधीरा आसिमा की तरफ झुककर, वैसे क्या तुमने मेरी किस को एंजॉय किया? उसकी ऐसी बातें सुन आसिमा का चेहरा लाल हो जाता है और वो गुस्से से था या शर्म से ये तो आशिमा ही जानती थी। तभी अधीरा आसिमा को बोलता है, अगर तुम एंजॉय कर रही हो तो मैं तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस उसके बदले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उस मर्डर का वीडियो मुझे दे दो। आशिमा जैसे ही यह सुनती है वह जम सी जला जाती है। उसे तो ये जानकर मन ही मन खुशी हुई थी कि अधीरा उसके करीब अपने प्यार की वजह से आया है।
पर यह एक सौदा था। ये सुन आसिमा की आंखें नम हो जाती है और अधीरा की ऐसी बातें सुन वो गुस्से में अधीरा से बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी घटिया हो। किसी का इतनी आसानी से मर्डर कर ऊपर से कितने लोगों को जान से मारा और अभी भी तुम यहाँ पर शराफत दिखा रहे हो। अधीरा हंसने लगता है। उसको हंसते देख आसिमा उसे देखने लगती है तो अधीरा हंसते हुए, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि मैं शराफत दिखा रहा हूँ, ये कह वो उसे कमर से पकड़ अपने से एकदम चिपका लेता है। फिर आसिमा के पीठ से होते हुए उसके बालों को पकड़ खींचकर उसका चेहरा ऊपर कर देता है। आसिमा को एक दर्द उठ जाता है। अधीरा आसिमा से बोलता है, पहली बात, मैं किसी को भी बिना गुनाह के नहीं मारता और मैं किसी को सफाई भी नहीं देता। कौन क्या है? और दूसरी बात, अगर तुम अपनी कंपनी बचाना चाहती हो तो जल्द से जल्द वह करो जो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो, क्योंकि मैं कौन हूँ ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आसिमा, मैं कैसे मान लूँ कि वह गुनाहगार था? अधीरा उसकी आंखों में देखते हुए, वह काम तुम्हारा है कि तुम्हें कैसे पता करना है कौन बेगुनाह है और कौन नहीं। ये कह वो उसे अपने से दूर कर देता है और जाने लगता है। तभी एक पल रुककर वह आसिमा की तरफ आता है और आशिमा को फिर से पकड़ उसे किस करने लगता है। आसिमा जो इस एक्शन के लिए तैयार नहीं थी, वह समझ नहीं पाती है। अधीरा किस करते हुए उसके सीने पर हाथ रख उसे जोर से दबा देता है, जिससे आशिमा होश में आती है और चौंक से जाती है। अधीरा के ऐसा करते ही उसका चेहरा लाल हो गया था। तभी अधीरा किस छोड़ उसके कान के पास जाते हुए, वैसे सुना है कि तुम्हारी कुछ दिन बाद शादी तय हुई है। ये सुनते ही आशिमा के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अधीरा मुस्कुराते हुए, कांग्रेचुलेशन तुम्हारी शादी के लिए। ये सुनते ही आसिमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी अधीरा आगे बोलता है, हो सके तो थोड़ा दूसरे मर्द से दूर रहा करो। वह क्या है ना कि तुम्हारे होने वाले पति को जिस दिन पता चलेगा तुम अपनी मर्जी से किसी को अपनी इतने नज़दीक उसे किस करने दे रही हो, तो हो सकता है तुम्हारी शादी ही टूट जाए। ये बोल तिरछी स्माइल लिए चला जाता है। आशिमा ये सुनकर टूट के बिखर जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अधीरा जो उससे इतना ज्यादा प्यार होने का दावा करता था वह ऐसी बातें कर सकता है। अधीरा ऐसे ही बाहर जाता है। कांतिलाल गेट के बाहर ही परेशान सा बैठा था और सारा कलीग भी, क्योंकि कांतिलाल को सिर्फ हाथ पर सिर्फ छूकर गोली चलाई गई थी जिसका मलमटी हो चुका था। अधीरा को आते देख वह सभी खड़े हो जाते हैं। अधीरा बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, पर अधीरा के होठों पर लगी लिपस्टिक को देख सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद आशिमा बाहर आती है। आशिमा को आते देख सभी उसे ऊपर से नीचे देखते हैं, जिससे आशिमा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वह बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। बाहर निकलते ही वह अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आज अधीर का इस तरह बर्ताव उसे अच्छा नहीं लगा। आज उसे काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। कुछ देर बाद वह वहां से निकल जाती है। अधीर जो अपने कार में बैठ आसिमा को ही देख रहा था। आसिमा के चले जाने के बाद वह अपने कर को स्टॉट कर एक ही बात कहता है, ये दर्द और बेरुखी ही तुम्हें मेरे करीब लाएगी। यह बोल वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल में शाम हो जाने से सुधा जी भी अपने हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। वह अपने कार में बैठ कपूर हाउस के लिए निकल जाती है, पर लगभग आधे रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक ही पंचर हो जाती है। शाम के लगभग 7 बजे बज रहे थे। तभी वह बाहर निकल देखती है तो गाड़ी पंचर हो चुका था। वह बाहर इधर उधर देखती हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वह बोलती हैं, ओ सीट, ये कैसे हो गया? ये बोल अपने घर के सर्वेंट को फ़ोन करती हैं दूसरी गाड़ी भेजने के लिए। शाम के समय हो चुकी थी और काफ़ी सुनसान इलाका में उनके गाड़ी पर रुकी थी। सुधा जी सोचने लगती हैं कि उनकी गाड़ी तो सुबह ठीक थी, अचानक कैसे खराब हो गई। वह मोबाइल से चारों तरफ देखने लगती हैं तो उन्हें गाड़ी के नीचे थे काफ़ी सारी कील दिखता है। वह थोड़ी हैरान और परेशान हो जाती हैं। तभी उनके मन में एक बात आती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जानबूझकर ऐसा किया है। ये सोचते ही वो थोड़ी सी डर जाती हैं। तभी उन्हें एक कॉल आता है। वह कॉल आने से वह फिर से एक बार डर जाती हैं।
वो कॉल रिसीव करती है तो उधर से हंसने की आवाज़ आती है और वो बोलता है, क्या बात है, तुम आज भी डरती हो? तुम एक नंबर की डरपोक हो। सुधा जी जैसे ही उस इंसान की आवाज़ सुनती हैं वो गुस्से में बोलती हैं, ये क्या बेहूदगी की हरकत है सौरभ। सौरभ हंसते हुए, ओहो, आज तो बिना इंट्रोडक्शन दिए ही आप मुझे पहचान गई। सुधा जी गुस्से में, क्यों कर रहे हो सौरभ ऐसा? क्यों मुझे तुम जीने नहीं देते? सुधा के इतने गुस्से भरी आवाज़ सुन सौरभ एक पल के लिए चुप हो जाता है। फिर कुछ देर के चुप्पी के बाद बोलता है, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी में खुश हो? क्या तुम मुझे सच में भूल चुकी हो? क्या मैं तुम्हें याद नहीं? हमने एक साथ जीने की कस्में खाई थी, पर तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरा इंतजार करोगी। पर तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गई, और वह भी अपने जीजा के साथ? सुधा जी जैसे ये सुनती हैं और चीखते हुए बोलती हैं, शट अप सौरभ, अपनी गंदी जुबान से मेरे रिश्ते पर उंगली मत उठाओ। आए तुम जैसा गुंडा मवाली क्या जानेगा परिवार क्या होता है, प्यार क्या होता है, और इंतजार क्या होता है। आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी इन्हीं हाथों से जान से मार दूंगी। सौरभ उधर से हंसते हुए, मर तो मैं उसी दिन गया था, पर शायद भगवान और किस्मत ने ही मुझे बचा लिया। सोचा मेरा प्यार मेरा इंतजार कर रहा होगा, पर मुझे यह नहीं पता था वह तो अपनी जिंदगी में इतनी खुश है कि मुझे याद तक नहीं करती। ये सुनते ही सुधा जी अपने दिल पर हाथ रख लेती है। उन्हें काफी तेज दर्द और घबराहट महसूस होने लगती है, और वह सौरभ की बातों को सोच सोच उन्हें पसीना आने लगता है। उधर से सौरभ, हमने तो अपनी जिंदगी जीना भी शुरू नहीं किया था। मैं तो अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता था। तब तक धाम की आवाज़ सौरभ को सुनाई देती है। वो हेलो हेलो करता ही रह जाता है। सुधा जी इधर बेहोश हो चुकी थी। तभी सौरभ, जो एक कोने गाड़ी खड़ा किए अपनी कार में बैठे सुधा से बात कर रहा था, वह तुरंत बाहर निकलता है और दौड़कर सुधा की तरफ आता है तो देखता है सुधा जी बेहोश है। वो उसके गाल थपथपाने लगता है, सुधा उठो, पर सुधा जी आंखें नहीं खोलती हैं। वो उसे उठाकर तुरंत अभी गाड़ी में बैठ सुधा का चेहरा देखते हुए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ जो मैं ये कहूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें अपने पास लाकर रहूंगा, ये बोल गाड़ी लेकर निकल जाता है। राजवंश हाउस। पृथ्वी जी सभी का सामान लिए हॉल में खड़े थे। आन्या काफी मायूस थी। उसकी आंखें नम थी क्योंकि दादा दादी जी ओल्ड राजवंश जा रहे थे। क्योंकि दादा का बिजनेस के लिए आदित्य ने हाँ कह दिया था। दादा को बिजनेस भी देखना था, वो किसी और के भरोसे छोड़ नहीं सकते थे। और साथ में विभा जी और पृथ्वीराज भी जा रहे थे क्योंकि दादा दादी का ख्याल भी विभा जी ही रखती थी। बाकी दूसरे से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। आन्या विभा के पास जाते हुए, माँ कम से कम आप तो रुक जाइए। विभा जी उसके सर पर हाथ रखते हुए, बेटा जाना जरूरी है, नहीं तो हम नहीं रुकते। फिर कुछ ही समय की बात है, हम चले आएंगे। अन्य कुछ नहीं बोलती। तभी पृथ्वीराज उसके सर पर हाथ रखते हुए, वैसे आन्या बेटा आपके साथ शिवी तो है ही, तो आप परेशान ना हो। आन्या कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुस्कुरा देती है। शिवी आन्या को घूरती रह जाती है तो वही आन्या उसके इस तरह घूरने को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, जिससे शिवी चिढ़ जाती है। विभा जी चारों तरफ देखते हुए, अर्जुन नहीं आया। तभी वीर, ऐसा हो सकता है माँ आप बुलाएं और वह ना आए। पीछे से अर्जुन को आता देख भी विभा जी खुश हो जाती हैं और उनकी आंखें नम हो जाती है। विभा जी अर्जुन को गले लगा लेती हैं और रोते हुए बोलती हैं, बेटा आप ठीक तो हो ना? अर्जुन पृथ्वीराज को देखते हुए, माँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे आपकी चिंता रहती है कि आप खुश तो है ना, ये कह पृथ्वी को घूरता रहता है। पृथ्वी कुछ नहीं बोलते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। पृथ्वीराज के पीछे शिवी भी निकल जाती है। शिवी को अपने पीछे आते देख पृथ्वीराज रुकते हैं तो शिवी उनके गले लग जाती है और बोलती है, मिस यू पापा। पृथ्वीराज उसके सर को सहलाते हुए, मिस यू टू बच्चा, आप अपना ख्याल रखना और आन्या का भी। सीबी सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। तभी सीबी, पापा माँ को कब पता चलेगा कि मैं उनकी बेटी हूँ? पृथ्वीराज, बेटा अभी सही समय नहीं आया है।
बहुत जल्द उनको भी पता चल जाएगा कि आप हमारी खोई हुई बेटी है। सीबी मुस्कुरा देती है। पृथ्वीराज तो उसी दिन पहली नज़र में ही सीवी को पहचान गए थे। वो कुछ बोलने वाले थे पर आदित्य उन्हें स्टडी रूम में बुला लेता है और वहाँ पर वह शिवी के बारे में सब कुछ बताता है और घर पर कुछ ना कहने की बात करता है। पृथ्वीराज सिचुएशन को समझते हुए वह चुप हो जाते हैं। पृथ्वीराज जी जाने लगते हैं तो शिवी भी पीछे से पूछती है, पापा क्या आप अभी भी माँ से प्यार नहीं करते हैं? ये सुनते ही पृथ्वीराज के कदम रुक जाते हैं। शिवी उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। पृथ्वीराज सीबी की तरफ मुड़ बोलते हैं, बेटा मोहब्बत और प्यार सिर्फ एक बार होती है और मैंने वह सिर्फ एक बार ही किया है। पर आपकी माँ हमारी जिंदगी है, जिन्हें मैं अपने से कभी दूर नहीं जाने देना चाहता हूँ। उन्होंने हर कदम मेरा साथ और मुझे संभाला है और वह हमारे साथ पूरी जिंदगी रहेंगी। मैं हमेशा उनके साथ उनका हमराही बनकर रहूंगा। सीबी कुछ नहीं बोलती और मुस्कुरा देती है। पृथ्वीराज जी चले जाते हैं तो सीवी मन में, पापा इसे भी प्यार ही कहते हैं। बिना प्यार की कोई किसी से इतना लगाव नहीं रखता। शिवी पीछे मुड़ती है तो पीछे भी विभाजी खड़ी रहती हैं। विभाजी सीबी की बातें तो नहीं सुनती पर पृथ्वी की बातों को सुन लेती है। उनके चेहरे पर एक दर्द उभर आता है पर वो ये बात अच्छे से जानती थी कि वो पृथ्वी से बहुत प्यार करती हैं और पृथ्वी उन्हें उनका सारा मान सम्मान देते हैं और उन्हें अपने इस जिंदगी से कुछ और चाहिए भी नहीं था। विभा शिवी को अपना ख्याल रखने का बोल वह लोग चले जाते हैं। अर्जुन और वीर उन सभी को छोड़ने के लिए चले जाते हैं। वही आन्या मायूसी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। सीबी एक नज़र आन्या को देख किचन में चली जाती है और किचन से वह अपने हाथ में 2 बाउल लेकर आती है और एक आन्या की तरफ सरका देती है। अन्य एक बार उस बाउल को देखती है, फिर सीवी को। शिवी भी बड़े ही एटीट्यूड से, लो खा लो नहीं तो मेरा भाई कहेगा कि मैंने उसके न रहने पर तुम्हें भूखा रखा। आन्या कुछ नहीं बोलती, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह शिवी को देखते हुए, शिवी मैं तुमसे एक बात पूछूं? शिवी अपनी नूडल्स को खाते हुए पूछो। आन्या उसकी तरफ देखते हुए, तुमने मुझे उस दिन थप्पड़ क्यों मारा था? सीबी के हाथ रुक जाते हैं। तभी आन्या आगे कहती है, मेरे हिसाब से मैं तो तुम्हें अब जानती हूँ, तो तुम मुझसे इतनी चिढ़ती क्यों हो? सीबी उसे आंखें छोटी कर देखती है तो आन्या अपनी बात बदलते हुए, मेरा चिढ़ना इसलिए है क्योंकि मैं किसी को उनके करीब नहीं देख सकती। शिवी कुछ नहीं बोलती और अपने नूडल्स खाते हुए बड़ी बेफिक्री से आन्या से कहती है, तो मैं तुम्हारे पहले बात का जवाब देती हूँ। वो क्या है, ना तुम्हारा जो यह चेहरा है ना मेरे किसी पुराने दुश्मन की याद दिलाती है। आन्या जो कि नूडल्स को जल्दी जल्दी खाए जा रही थी, उसे गले में अटक जाता है। शिवी रिलैक्स रिलैक्स, वो कोई दूसरा था, मैं तुम्हें तो अपना दुश्मन नहीं बता रही हूँ। और दूसरी बात, उस लड़की के वजह से मैंने अपनी जिंदगी बहुत जिल्लत और बड़ी मुश्किल से गुजारी है। उसकी वजह से मैं अपने फैमिली से दूर हो गई। मैं अपना बचपन जी नहीं पाई। मैं अपना शहर छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से, और उस लड़की का चेहरा हूबहू तुमसे मिलता है। बस इसलिए तुम्हें देखकर मेरा गुस्सा अपने आपे से बाहर हो गया और मैंने तुम्हें उस दिन थप्पड़ मारा। आन्या जब ये सब सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है, पर वह अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने देती और वो उठकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। शिवी उसको जाते हुए भी देखती रह जाती है और वह भी अपने नूडल्स को छोड़ अपने कमरे में चली जाती है। रात काफी गहरा गई थी। आन्या बालकनी में खड़े चांद को एकटक देखे जा रही थी। वह शिवी की कई बातों को सोचे जा रही थी। तभी उसका मोबाइल रिंग करता है। वह मोबाइल पर आदित्य का नाम देख वह झट से कॉल उठा लेती है और उधर से बिना कुछ सुने हड़बड़ाहट में बोलती है, आप कहाँ हैं? मैं आपको न जाने कब से फ़ोन कर रही हूँ। आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या आप पहुँच गए? आप सुबह ऐसे क्यों चले गए? क्या आपको मेरी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है? या आप सच में मुझसे प्यार नहीं करते हैं? ये बोलकर रोने लगती है। आदित्य उधर जो आन्या की लगातार शिकायतें सुन रहा था, उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। पर आन्या की रोने की आवाज़ सुन वह थोड़ी कड़क लहजे में, मिसेज राजवंश चुप हो जाए, इस तरीके से क्यों रो रही हो?
क्या मैंने तुम्हें मारा? आप मुझे फिर से छोड़कर चले गए। आदित्य, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया हूँ। बस कुछ दिन में आ जाऊंगा और कुछ दिन तो यूं ही बीत जाएंगे। तभी आन्या, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? हम जब भी एक दूसरे के पास आते हैं आपको उसके बाद ही जाना होता है। आदित्य मुस्कुराते हुए आन्या को थोड़े चिढ़ाते हुए, ओह तो मतलब कि आपका मेरे प्यार मन नहीं भरता और तुम्हें मुझसे और भी प्यार चाहिए है ना? तो बताइए आपको कौन सा प्यार चाहिए, किस या फिर वह सब कुछ जो हम पिछले रात को बिताए थे? आदित्य की ऐसी बातें सुन आन्या के शरीर में सिहरन आ जाती है। ये सुनते ही आन्या के चेहरे पर मुस्कान और चेहरे पर लाली आ जाती हैं। आदित्य उसे टीज करते हुए, क्या हुआ, तुम ब्लश कर रही हो? आन्या हड़बड़ाते हुए, आपको कैसे पता? आदित्य, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। आन्या कुछ नहीं बोलती। तभी आदित्य, ठीक है अब जाकर सो जाओ, तुम्हें चांद देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम किसी को इतनी शिद्दत से देखो यह मुझे पसंद नहीं। आपको कैसे पता मैं चांद देख रही हूँ? आदित्य, अभी तो मैंने बताया कि मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ कि तुम क्या कर रही थी। आन्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह प्यार से बोलती है, आई मिस यू, आई लव यू, प्लीज जल्दी से आ जाना। आदित्य बोल कॉल कट कर देता है। आन्या मोबाइल को घूरती रह जाती है, पर अगले ही पल उस मोबाइल को एक किस कर उसे गले लगा लेती है जैसे कि आदित्य उसके सामने हो। आन्या के कॉल रखते ही आदित्य, जो आन्या को सीसीटीवी कैमरे के जरिए उसे देखे जा रहा था, वह उसके चेहरे पर हाथ फिराते हुए, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास तुम्हारे सारे कष्ट को दूर कर दूंगा और उसके लिए मुझे तुमसे दूर जाना जरूरी था। तभी वीर, जो उसी के पास बैठा था, आदित्य को घूरते हुए, अब तू मुझे बताएगा कि यह सब क्या है? तुम यहीं पर हो तो आन्या को ये क्यों कहा कि तुम आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो? आदित्य, जो अपने दूसरे बंगले पर ही था, वो खड़े होकर चांद को एकटक देखते हुए, वीर अब समय आ गया है ये पता करने का कि आखिर कौन है जो आन्या के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है जो आन्या के जरिए सीवी को किसने किडनैप करवाया था? कौन है जो मुझे मेरे परिवार के खिलाफ कर रहा है? वह जो कोई भी हो, कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। काफी ज्यादा दिमाग और मास्टरमाइंड है, क्योंकि मेरे भी पता लगाने में लोग नाकामयाब हो रहे हैं। या फिर कोई मुझसे कड़ी छूट रही है जो मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ, और यही पता करने के लिए मुझे आन्या से दूर होना होगा, क्योंकि वह हर पल आन्या पर नज़र बनाए रखा है और मेरा दूर जाना ही वह आन्या के पास जाएगा। वीर पर कैसे पता लगाएंगे? इससे तो आन्या को खतरा हो सकता है। आदित्य कुछ वीर को बताता है, जिसे सुन वीर की आंखें बड़ी हो जाती है। आखिर क्या बताया है आदित्य ने वीर को, और कौन है आन्या के पीछे? क्या ये सच पता चल पाएगा? कौन है ये सौरभ, क्यों कर रहा है सुधा जी को परेशान? क्या होगा जब आलोक जी को इस बारे में पता चलेगा? आशिमा को तकलीफ दे अधीरा क्या करना चाहता है? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये स्टोरी। आप सबकी इच्छा।